चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। भाई मुझे उम्मीद है आपका ब्रेक जो है वो थोड़ा सा अच्छा गया होगा, बड़ा मज़ा आया होगा। और अब मेथड ऑफ कॉस्टिंग को ही कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हुए, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट कॉस्टिंग किया था। अब हमारे इस करंट लेक्चर में वी गोना स्टार्ट विद जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। ऑब्वियसली इसको समझाने के लिए मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं इसको अपनी भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड को रिपीट करते हुए कहीं ना कहीं यही बोलूंगा कि जैसे डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, वैसे ही डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं हमारे पास होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग कौन करता है ये समझ लो। पहली बात, सबसे पहले आप समझो द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉब। जॉब वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं है यहाँ पर ऑर्डर। वैसे तो जब हम जॉब शब्द सुनते हैं तो जॉब शब्द से कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कि कोई नौकरी की बात हो रही है, ठीक है, किसी के यहाँ नौकरी हो रही है। ये भाई एग्जैक्टली वो नहीं है। जॉब वर्ड का मीन्स ऑर्डर है। और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे ये बताओ, आप विजुलाइज करके सोच के बताओ कि क्या ऐसे बिजनेस होते हैं जो ऑर्डर के बेस पर काम करते हैं। मतलब ऑर्डर आता है किसी का तो प्रोडक्ट बनाया जाता है या तो उसके लिए काम शुरू किया जाता है, रेगुलर प्रोडक्शन नहीं होती। क्या ऐसे बिजनेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। ऐसे बिजनेस वो होते होंगे बेसिकली जहां पर जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सुन ना लिया जाए, जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को लिख ना लिया जाए, तब तक हम उसका काम शुरू नहीं कर सकते। मतलब यहां पर हर प्रोडक्ट, हर कस्टमर का काम शायद अलग अलग नेचर का होता होगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स पहले से बना के रेगुलर प्रोडक्शन करके कहीं ना कहीं रख दी तो वो शायद बर्बाद हो जाए काम। मतलब इससे पहले की पढ़ाई कहीं ना कहीं ये थी कि हम एक रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो रेगुलरली बनाते हैं और नॉर्मली उसको बेचते हैं। जॉब कॉस्टिंग के बारे में मैं ये बात लिख दूं कि ये उन इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है जो ऑर्डर बेसिस पे काम करती है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, जो ऑर्डर बेसिस पे काम करती हैं। कस्टमर का ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए काम किया जाता है, उसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस को पे काम शुरू किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता। बहुत सारे एग्जांपल्स दिमाग में आ रहे हैं, आपके भी आ रहे होंगे, मेरे भी आ रहे हैं। हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, वर्क्स ऑन ऑर्डर बेसिस, ठीक है। मैं ये भी लिख रहा हूं, एक्चुअली वो काम ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज्ड नेचर का काम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कस्टमाइज्ड? सर, कस्टमाइज्ड नेचर मतलब होता है जहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें अलग अलग हो जाती है। अब हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है तो हर किसी का प्रोडक्ट भी अलग है, हर किसी का काम भी अलग है। मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहूंगा। जैसे हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है तो हर प्रोडक्ट या हर सर्विस की बनाने का जो तरीका है, सर्विस देने का जो तरीका है वो अलग अलग है। उसी के हिसाब से हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग है तो हर प्रोडक्ट का, हर काम का सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है, हर ऑर्डर का सेलिंग प्राइस भी अलग अलग होगा। क्या आप ये मेरी बात मानते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं। पहले तो एक बात और लिखूंगा क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू नेचर से बच्चों को बहुत पढ़ाया हुआ है। तो मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द इंडस्ट्रीज अप्लाइंग जॉब कॉस्टिंग। तो एक बात और लिख लीजिए कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस नेचर का काम है। हेट्रोजीनियस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग, जहां पे हर काम अलग अलग तरीके का हो, हर प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अलग हो, हर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, वो बोलेंगे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इससे पहले की जो यूनिट कॉस्टिंग थी वो होमोजीनियस प्रोडक्ट थे, अभी हेट्रोजीनियस नेचर का काम है। भाई कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है तो मुझे जरूर बोलो। एग्जाम्पल अगर दिमाग में आ रहा है तो मेरे को बोलो कि क्या क्या इंडस्ट्रीज, कौन कौन से काम यहाँ पर आपके पास आ सकते हैं। वैसे आपको सही बताऊं, आज की तारीख में ऑलमोस्ट मतलब सब काम आपके कस्टमाइज्ड नेचर के हो सकते हैं। हर चीज आज की तारीख में, मतलब अगर मैं आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जाऊं तो शायद कई चीजों की रेगुलर प्रोडक्शन होती थी, बाजार में मिलती थी, आपको लेनी पड़ती थी। आज उन चीजों में आप अपना टेस्ट भी बीच में डाल सकते हो, आप कस्टमाइज्ड चीज बनवा सकते हो। आप देखो आज की तारीख में जैसे जो आपके कॉफी मग्स हो गए, जो कप्स हो गए, उन कप पे आप चाहो तो आप
अपना ऑर्डर देके बनवा सकते हो कि इसमें मेरी फोटो छाप दो, इसमें ये लिख दो। अब अपनी सिस्टर के लिए, किसी और के लिए आप वो कब बनवा सकते हो, अपनी मतलब सब कुछ भाई, अपनी टी शर्ट पे अपनी फोटो छपवा लो, अपना नाम लिखवा लो, अपने घर के बेड की जो चादर है उसमें अपनी फोटो छपवा लो। मैं तुम्हें सही बताऊं, एक जगह तो मैंने ऐसी भी देखी थी, अब शायद कॉमन हो गया होगा, जहां पर आप जो कॉफी है, कॉफी के ऊपर भी आपकी फोटो जो है वो आ जाती है। कॉफी के ऊपर एक शुगर कोटिंग हो जाती है। जैसे केक्स का तो आपको पता ही होगा कि आप अपने केक जो है अपने कस्टमाइज तरीके से बनवा सकते हैं, ठीक है, डिजाइनर केक बनवा सकते हैं, केक के ऊपर अपनी फोटो लगवा सकते हैं। ऐसी कॉफी में भी था, ठीक है ना। शायद ये कुछ बच्चों को सुनकर बड़ी हैरानी हो इस बात को, ऐसा होता है हर चीज। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे कुछ टाइम या पहले याद है, मैं एक अपनी जो सोसाइटी जिसमें मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे को झूले बच्चों के लिए इंस्टॉल करवाने थे। तो मैं एक देयर वाज अ प्लेस, देयर वाज अ बिजनेस कॉल्ड एज स्कूल डिकॉर करके था, वहां पर वो झूले बनाने का काम करते थे। तो वहां पर भी देखा जाए तो वो हमसे पूछते थे, सर आपको क्या चाहिए, आपको जैसे पूरा क्या होता है आज की तारीख में ना, कंबाइंड एक पूरे झूलों का सेट होता है, जहाँ पे एक तरफ से सीसॉ भी निकल रहा है, एक तरफ से स्लाइड झूला हो रहा है, एक तरफ से स्विंग है। तो उसमें देखा जाए तो मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊं तो जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, मैं बोलूंगा जी इसमें सीसॉ भी लगा दो, इसमें ये भी लगा दो, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मेरे पैसे भी बढ़ते जाएंगे। आप ये बात मानते हैं? क्या यहां पर हर ऑर्डर का सेलिंग प्राइस सेम हो सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, क्या हर ऑर्डर का सेलिंग प्राइस सेम हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल्स दिमाग में आ रहे हैं, आज की तारीख में बहुत काम कस्टमाइज्ड है। एक बेसिक एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, आप सोच के बताइए, क्या एडवर्टाइजिंग का काम क्या हर कस्टमर के लिए, हर ऑर्डर के लिए सेम टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है? क्या सब एडवर्टाइजमेंट्स की कॉस्ट सेम होती है? क्या वो हर कस्टमर से सेलिंग प्राइस सेम चार्ज करते हैं? मतलब ऐसा कुछ हो, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और बाहर मैं एक अपना क्या बोलते हैं एक नोटिस बोर्ड पे लिख दूं, जैसा भी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 600 रुपए, ऐसा हो सकता है? नो सर, नो। हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कोई ऐड अपना अलग अलग बनवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल कोई चाह रहा है कि उसके ऐड में शाहरुख खान साहब आ जाए, तो जाहिर सी बात है सर वो ऐड महंगा हो जाएगा। कोई कह रहा है मैं अपने ऐड की शूटिंग स्विट्जरलैंड में करवाऊंगा, तो भैया पैसे भी उसके हिसाब से होंगे। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि हम उन लोगों के लिए कॉस्टिंग कर रहे हैं जहां पे हर काम अलग अलग है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो सबके हिसाब से पैसे भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। क्या आप समझ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत सारे एड्स बना के रख दे, ठीक है ना, और जैसे ये कस्टमर आए, कोई भी आए, उनको बोले सर ये देखो ये सब हमने बना के रखे हुए हैं, आप इनमें से चूज कर लो आपका वाला कौन सा। इस काम में रेगुलर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं इंटीरियर डिजाइनिंग की। इंटीरियर डिजाइनिंग देखा जाए तो यह भी एक टाइप का ऑर्डर बेस्ड काम हो गया, जहां पे हम अपने इंटीरियर डिजाइनर को, आर्किटेक्ट भी कहीं ना कहीं इसमें आ गया, हम अपने इंटीरियर डिजाइनर को अपने हिसाब से बातें बताएंगे कि यार हमें अपने घर में ऐसे ऐसे डिजाइन कराना है, हम चाहते हैं ये वाली दीवार यहां पर हो, इस पे वेलवेट पेंट हो, हमें वास्तुशास्त्र का हिसाब भी रखना है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। ऐसे अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंटीरियर डिजाइनर बहुत सारे घर पहले से ही बल्क में, थोक में डिजाइन करके रख ले और कस्टमर को बेचता फिरे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई, अपनी बिरादरी से जुड़ा एग्जाम्पल भी दे दूं, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज, सर बिरादरी भाई अपना सीए, सीएस, सीएमए वाला प्रोफेशनल बिरादरी जो है, आप एक बात बताइए, मैं तो प्रैक्टिस में भी हूं, हमारा काम ऑर्डर बेस्ड नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगेन क्या एक सीए अपने ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा के रख सकता है कि जैसा भी काम हो 2000 रुपए में मैं सर वो काम कर दूंगा? ऑब्वियसली नहीं हो सकता सर। हमारे पास जो क्लाइंट आता है पहले वो अपना काम बताता है कि उसे क्या करवाना है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है, हम देखते हैं कि उसकी क्या क्या इनकम है, कौन कौन से सोर्सेज से इनकम है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि उसकी P&L बैलेंस शीट भी बनाई जाए, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो जो उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम उससे पैसे चार्ज करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना, और मेरा एग्जांपल सिर्फ इनकम टैक्स, हर चीज में, जीएसटी में, अब वो आ रहा है, जीएसटी का काम है, तो जीएसटी का क्या काम है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, जीएसटी की नॉर्मल रिटर्न्स भरवानी है, जीएसटी ऑडिट करवाना है, हर काम अलग है, तो हर किसी के पैसे भी अलग अलग है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है जी। अगेन अब वही, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बहुत सारी इनकम टैक्स या जीएसटी की रिटर्न साल के शुरू में भर के रख दूं और लोग आते जाएं और अपनी अपनी सिलेक्ट करते जाएं। भाई ये तो मतलब सही बता रहा हूं तो ये तो एग्जांपल सुनने में बड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है। आपको हर तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूं ताकि आप पहले अच्छे से समझ पाए चीजों को। अगेन मेडिकल, डॉक्टर की बात करें, क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ये बोल दे अपनी दुकान के बाहर कि जैसी भी बीमारी हो, ठीक है ना, मैं उसके 1100 रुपए चार्ज करूंगा? भाई ये कैसी बात हुई? हर बीमारी अलग है, हर बीमारी की दवाई अलग है। क्या उसने एक ऐसी दवाई बना के रखी होगी? कोई भी बीमारी हो, खांसी हो या दिल का दौरा हो, मैं तो सेम दवाई दूंगा? इलॉजिकल बात हो गई। समझ रहे ना, हर काम अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है, अलग अलग काम, अलग अलग खर्चे, अलग अलग पैसा। वकील कह रहा है, लॉयर कह रहा है, जैसा भी केस हो मैं तो सेम तरीके से लड़ूंगा। पता लगे भैया वो डाइवोर्स केस भी सेम तरीके से लड़ रहा है, प्रॉपर्टी केस भी सेम तरीके से लड़ रहा है, वो सारा मिक्स मैच हो गया। उसने अपनी दुकान के बाहर लिखा हुआ है जैसा भी केस ओनली 5000। दिस इज नॉट पॉसिबल सर। क्या आप अच्छे से समझ गए जॉब कॉस्टिंग कहाँ क्या है? जहां पे हर काम थोड़ा सा अलग अलग है, जहां पे हर काम की जो सर्विसेज है, हर काम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग है। अब सर इस टॉपिक में हमें करना क्या है? भाई देखिए, इस टॉपिक में आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो हो जाती है आपकी जॉब। कॉस्ट सेंटर याद है, जिस चीज के लिए हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास एक ऑर्डर आया है, आपको उस ऑर्डर की कॉस्टिंग करनी है और आपको पैसे बताने हैं कि आप उस ऑर्डर से कितने पैसे लेंगे। पूरी कॉस्टिंग का कहीं ना कहीं एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस और द रेवेन्यू अमाउंट दैट वुड बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो आप जॉब के लिए कॉस्टिंग करेंगे, आपका जो यहां पर आप रेवेन्यू कस्टमर को बताएंगे, ठीक है ना। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रेवेन्यू टू बी चार्ज्ड फ्रॉम दी कस्टमर। आपके पास जब कस्टमर आता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि आप उससे पैसे कितने लोगे। तो कस्टमर से पैसे कितने लेने हैं, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है, ये आपका सवाल है। एंड और अभी अभी बात हुई कि हर ऑर्डर की सेम सेलिंग प्राइस नहीं हो सकती, सेम रेवेन्यू नहीं हो सकता। अच्छा यहां पे बस मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम कॉस्ट यूनिट फॉलो करेंगे, कॉस्ट यूनिट अगर आपको वर्ड याद हो तो पर किलोमीटर, पर लीटर, ठीक है। यहां पर जो हम कॉस्ट यूनिट फॉलो करेंगे दैट वुड बी पर जॉब। मतलब दैट मेरा कहने का मतलब था, जो आप पैसे चार्ज करोगे वो आप कहीं ना कहीं जॉब के बता रहे हो कि जैसे मेरे को एक ऑर्डर आया, ठीक है, तो उस पूरे ऑर्डर के मैं इतने पैसे लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं तो मैं कोई ऐसे नहीं बताता पैसे कि जी ये वाली वॉल के इतने पैसे, इस वाली वॉल को पेंट करने के इतने पैसे, इस वाले दरवाजे के इतने पैसे। सामने वाला कस्टमर मुझे कहेगा भाई क्या कंफ्यूज कर रहा है, पूरे काम के इकट्ठे पैसे बता, यानी इस पूरी जॉब के, इस पूरे ऑर्डर के कितने पैसे लगेंगे ये बताओ। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसी मेरे बड़ी सारी चीजें, मतलब एग्जांपल्स में तो बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है। ठीक है भाई, रिपेयर का जो काम होता है, रिपेयर का ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर कहीं ना कहीं जो मोबाइल के होते हैं या जितनी भी मशीनों के होते हैं, गाड़ियों के होते हैं, उन सब में देखा जाए, अब हर मोबाइल का, क्या सारे मोबाइल में सेम प्रॉब्लम होगी? क्या सारे मोबाइल को ठीक करने का सेम प्रोसीजर होगा? क्या सबका सेम खर्चा हो सकता है? नो, ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। आप जब वहां जाते हैं तो सबसे पहले आपके काम की रिक्वायरमेंट सुनी जाती है और उसके बेस पे, यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब भी आप एक ऐसे कस्टमाइज्ड काम करवाने के लिए आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो सबसे पहले कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को बताता है और उसके बेस पे एक आप वर्ड पढ़ेंगे यहां पर, जॉब कार्ड। हर जॉब का, फॉर ईच सेपरेट जॉब, एक जॉब कार्ड जो है वो बनाया जाता है। ये है क्या, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो मैं लिख दूं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है
डॉक्यूमेंट है जिसमें ये मेंशन करा जा रहा है, डॉक्यूमेंट मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। भाई जब आप जाओगे, मैं एग्जाम्पल के तरीके से बोलता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। आप एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर मोबाइल ठीक कराने गए, आप कभी ना कभी अपनी जिंदगी में गए होंगे। क्या ऐसा होता है कि भैया आपके आते ही लो भाई महाराज जी आ गए, इनका शुरू करो, इनके मोबाइल पे काम शुरू करो, ऐसे होता है? हम तो आपके इंतजार में बैठे थे। ऐसा तो नहीं होता। आप सबसे पहले एक इंजीनियर के सामने या सेल्स एग्जीक्यूटिव कह लो, उसके सामने बैठते हो। वो आपके मोबाइल का क्या बोलते हैं, मोबाइल का कोड नंबर, मोबाइल के पीछे एक IMI नंबर होता है, बैटरी नंबर होता है, इन सबको नोट करता है, आपसे पूछता है कि आपको मोबाइल में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों को सुन के उनको लिखता जाता है। आप जो बोलते रहते हो वो नंबर्स को और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक डॉक्यूमेंट पे लिखता जाता है। उस डॉक्यूमेंट को लेके अपने एक टेक्निकल इंजीनियर के पास जाता है, पूछता है कि इस मोबाइल को ठीक करने में क्या क्या सामान लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये सब लिख के लाता है और फिर आपको बताता है सर ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, इसमें इतना टाइम लगेगा और इतने पैसे लगेंगे। उसके बाद आप हाँ या ना करते हो, फिर काम शुरू होता है। सो बेसिकली दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज जॉब कार्ड। क्या आप समझ रहे हो जॉब कार्ड क्या है? हर ऑथोराइज रिपेयर वाली जगह पर ऐसा होता होगा, हर कस्टमाइज्ड वाली जगह पर ऐसा होता होगा, जहां पे आपके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स को नोट किया जाता होगा। भाई बाद में कई कस्टमर भी ये ना कह देना कि तुमने ये क्या कर दिया, तो हम दिखाएंगे देखो सर आपने ही तो बोला था, ये सब लिखा हुआ है। मैं भी अपनी कई बार जैसे कार को सर्विस कराने जब मैं सर्विस स्टेशन में जाता हूं, तो ऐसा नहीं होता कि जैसी मेरी गाड़ी एंटर करती है उनके प्रीमाइसेस में वो लोग काम शुरू कर देते हैं। पहले प्रॉपर एक जॉब कार्ड, इट्स अ टाइप ऑफ वाउचर, ठीक है, जहां पर प्रॉपर लिखा जाता है मेरी गाड़ी का नंबर, मेरा चेजेस नंबर, मेरे से रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं, मुझे बताया जाता है कि इसमें सर ये चीजें चेंज होंगी, इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लगेंगे। कस्टमर को बिना पैसे बताए तुम काम कैसे शुरू कर सकते हो? ये बात आप समझ रहे हो? बहुत ही लॉजिकल बातें हैं। अब तो मेरी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट कितनी है कि मुझे कस्टमर से पैसे कितने लेने हैं। अपनी पीपीटी दिखाने से पहले एक आखिरी बात मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को यहां पर मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, देखिए जब आप सबको पता है कि सेलिंग प्राइस निकालने का एक तरीका होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट में हर काम अलग अलग है। हर काम की जो डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते ही इसलिए क्योंकि ये हर काम की अलग अलग होती है। मेन मुद्दा आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, यानी ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स हर काम के अलग अलग नहीं लगते, बल्कि वो एक दुकान के हैं। मतलब मेरी लेट्स से मेरा एक रिपेयर का काम है, आई एम रनिंग अ सैमसंग ऑथोराइज सर्विस सेंटर, मेरे सैमसंग में रेंट जाता है, ठीक है। तो आई कांट से कि ये जो मेरा रेंट जा रहा है, जैसे 5 लाख महीने का रेंट जाता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 5 लाख महीने का रेंट है वो इस ऑर्डर की वजह से जा रहा है। आई कांट स्पेसिफाई इट विद एनीवन, इसलिए तो ये इनडायरेक्ट है। तो ये तो नहीं कि मैं अपने रेंट का सारा बर्डन एक ही ऑर्डर पर डाल दूंगा, मैं कहीं ना कहीं अपने रेंट को सारे ऑर्डर से मिलकर वसूलने की कोशिश करूंगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वसूलना, अंग्रेजी में रिकवरी करूंगा, ठीक है ना। अब पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये शायद बात मैंने पहले ही बोली हुई है, डू यू रियली थिंक आप जब किसी मार्केट में जाते हो कोई चीज लेने, तो आपसे उस चीज के ही रियल पैसे लिए जा रहे हैं? आपसे सर उस जगह का बिजली पानी किराया भी आपसे ही कहीं ना कहीं वसूला जाता है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, हम स्टारबक्स के शोरूम में कॉफी पीने जाते हैं, तो डू यू रियली थिंक कि हम सिर्फ कॉफी के ही पैसे दे रहे हैं? भाई 250 रुपए कॉफी के तो नहीं हो सकते, कॉफी तो घर पे बना लो 30-40 की भी बन जाएगी, शायद उससे भी कम में। वो आपसे कहीं ना कहीं अपना बिजली पानी और रेंट, सारी शब्दों को मिला के बोलूंगा ओवरहेड्स भी कहीं ना कहीं आपसे रिकवर करते हैं। तो जब आपका ऑर्डर बेस्ड काम है, तो आपका सबसे बड़ा एक टास्क बताऊं क्या है, वो है रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ये तो बात हो गई कि आप अपने कस्टमर से, आप अपने ऑर्डर से ओवरहेड्स रिकवर करोगे, लेकिन ये सोचने वाली बात होती है कि आप अपने कस्टमर से ओवरहेड्स रिकवर करोगे कैसे।
मैं चाहता हूं आप बिल्कुल एक बिजनेसमैन बनकर इन बातों को सोचें कि आप अपने कस्टमर से ओवरहेड्स कैसे रिकवर करोगे। अभी मैंने बोला स्टारबक्स अपनी कॉफी को 250 रुपए में बेच रहा है, तो भाई अब देखिए ये पता लगाना है कि वो 250 रुपए को कैसे कैलकुलेट करता है, ये तो मुश्किल है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं अंदर से कि वो अपना बिजली पानी और रेंट भी हमसे वसूलता होगा, उसका अपना तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल दूं, क्या पता स्टारबक्स का एक हिसाब बना रखा हो कि भैया जो हमारी कॉफी की प्राइम कॉस्ट आती है, अब आप प्राइम कॉस्ट वर्ड तो जानते हैं ना, दैट इज द रियल द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कॉफी। मान लो प्राइम कॉस्ट की जो कॉफी की जो प्राइम कॉस्ट है वो 40 रुपए पर कॉफी है, 40 रुपए की कॉफी पड़ती है, लेकिन भैया कॉफी तो 40 रुपए की है, लेकिन उनके जो बाकी तामझाम है, इतना आलीशान सा उनकी जगह है, एसी चल रहा है, फर्नीचर चल रहा है, उसके पैसे भी उन्होंने निकालने हैं। क्या पता, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्या पता उनका एक तरीका हो, वो अपना क्या बोलते हैं 150% ऑफ प्राइम कॉस्ट आपसे चार्ज करते हो जस्ट टू कवर देयर ओवरहेड्स। एग्जांपल ले रहा हूं सर, क्या पता, देखिए मैंने कहा ना एज अ कस्टमर तो आपको ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि कौन सा बिजनेसमैन क्या कर रहा है। 40 रुपए का 150% होता है 60 रुपीज, यानी 40 रुपए की कॉफी में तो वो 60 रुपीज नॉर्मली अपने बिजली पानी और किराए के ऐड कर देते हैं, किराए के ऐड कर देते हैं, तो उनकी कॉफी कहीं ना कहीं 100 रुपए की, और ये 100 रुपए भी टोटल कॉस्ट हो गई, इसमें फिर वो फर्दर प्रॉफिट और ऐड करते हैं, फिर जाके आपको कॉफी बेचते हैं। तो बेसिकली स्टारबक्स वालों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है, अपनी एक पॉलिसी बना रखी है कि हमारे पास जो भी कस्टमर आएगा और वो जो भी हमसे चीजें खरीदेगा, ठीक है, सैंडविच खरीदेगा या कुछ और बर्गर खरीदेगा, तो उसकी जो भी प्राइम कॉस्ट होगी, उनको तो कहीं ना कहीं अंदर से पता ही है कि प्राइम कॉस्ट कितनी है, तो उसका 150% हम ओवरहेड्स के नाम का उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली क्या ये कस्टमर को अलग से बताया जाएगा कि तेरी कॉफी में 60 रुपए बिजली पानी और रेंट के नाम का ऐड किया गया? ये तो कतई नहीं बताया जाएगा, ऑब्वियसली कस्टमर मना ही कर देगा भाई फिर तो मैं आपको साफ बता दूं, ओवरहेड्स रिकवर करना पड़ता है अपने कस्टमर से। और एक बात और लिखूंगा, ये लिखूंगा कि बेसिस ऑफ रिकवरी, अपने ओवरहेड्स को रिकवर करने का तरीका वेरीज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। वेरीज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न से मतलब है हर बिजनेस का अपना अपना तरीका हो सकता है अपने बिजली पानी और रेंट को रिकवर करने का। यह बात पक्का है कि रिकवर तो करते हैं, रिकवर तो करते हैं। कैसे करते हैं, ये हर बिजनेस का अपना अपना तरीका हो सकता है। कोई ऐसे परसेंटेज में कर रहा है, क्या पता कोई लेबर वाला रिलेटेड, लेबर और मशीन से जुड़ा काम हो तो कोई पर आर के तरीके से भी करता हो। इसके बारे में और समझाऊंगा, लेकिन आपके लिए कुछ पीपीटी है, उस पर आप नजर मारिए, ठीक है ना। ये मैं आपको एक बार दोबारा दर्शन कराया तो अभी तक जो लिखा है, आई होप आपने सब कुछ साथ में नोट भी किया। सो जॉब वर्ड मैंने बता दिया, कौन कौन इसके ऊपर काम करते हैं मैं बता चुका हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, बिजनेस के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये वाला बिजनेस कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग करता है। तो जहां पर कस्टमाइज नेचर का काम है वहां पर जॉब कॉस्टिंग होती है, ठीक है। अब आपको पीपीटी भी दिखा दूं सर, ये देखिए आपके सामने, नजरों के सामने जॉब कॉस्टिंग क्या लिखा भाई, क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज जो वर्किंग ऑन ऑर्डर बेसिस। हेट्रोजीनियस काम है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, अलग अलग। कोई देखिए मैं सब चीजों का मतलब क्लियर कर रहा हूं क्योंकि देखिए बच्चे डिफरेंट किस्म के हैं, किसको क्या चीज की लिखने की जरूरत है, प्लीज अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। प्रोफेशनल सर्विसेज का मैंने एग्जांपल दिया और एग्जांपल मैंने और भी कई दिए। रिक्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब द ओवरहेड्स टू द जॉब। एब्जॉर्ब वर्ड की जगह के साथ साथ कहीं ना कहीं रिकवर वर्ड भी आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये पीपीटीज भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाने वाली है, लेकिन सर मैंने वही बोला, पढ़ाई का बेस्ट तरीका होता है खुद नोटिंग करना। मेरी पीपीटी की बातों को भी अगर आपको कोई अलग बात लगा करे, वैसे तो मैं एक्सप्लेन पहले से ही सारा कहीं ना कहीं अपना नोट्स में कर देता हूं, उसके बाद भी कोई भी बात अगर आपको अलग लगे तो प्लीज आप पीपीटी का कंटेंट को भी नोट किया करो। तो अपने ओवरहेड्स को जॉब से रिकवर करना इज द मेन टास्क। ओवरहेड्स इज द मेन टास्क सर। ओवरहेड्स
सर के ऊपर होने वाली चीज है ये मेन सर का दर्द है जो आपकी पूरी कॉस्टिंग में आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन सर का दर्द मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूं भाई, समझने वाली बात है, आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। ये बता चुका हूं कि ओवरहेड्स हर दुकानदार कहीं ना कहीं अपने कस्टमर से, अपने ऑर्डर से रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा, कितना रिकवर करेगा, यही एक मुद्दा बचा है। और अल्टीमेटली वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस और द रेवेन्यू टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, रेवेन्यू टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं ओवरहेड्स को रिकवर करने के जनरल तरीके क्या क्या हैं हमारे पास। सर एक बात बता दूं, ये जो मैंने लिखा है वो तभी अप्लाई होगा इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई बात नहीं लिखी कि अपने ओवरहेड्स को हम कैसे रिकवर करेंगे, तो ही मैं इन बातों को अप्लाई करूंगा। नहीं तो कॉस्टिंग में तो क्वेश्चन में जो बात लिखी होती है मैंने उसी को मानना होता है। लेकिन पहले आप इस बात को मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें कहीं ना कहीं। ठीक है जी, डिफरेंट कलर हम यूज कर लेते हैं। चलिए सर ये वाला ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको मैंने अभी अभी जैसे स्टारबक्स वाला एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बताया कि वो परसेंटेज ऐड करता है अपनी ओवरहेड्स को रिकवर। हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है। अब मैं एग्जांपल दूं, जैसे मारुति के शोरूम में अपनी गाड़ी को सर्विस कराने जाता हूं तो देयर इज अ नोटिस बोर्ड जहां पे रेट्स लिखे हुए हैं। तो मैं आपको सही बताऊं तो ऐसे लिखे, जैसे बलेनो का जो गाड़ी है उसका 1600 पर आवर का रेट है। ठीक है, एस क्रॉस उसका 2100 पर आवर का रेट है, एक्सेल 6 उसका 2600 है, अर्टिगा गाड़ी का 3000 पर आवर है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सही बताऊं एज अ लेमैन, जब मैं पर आवर वर्ड देखता हूं तो शायद मुझे देखने में लगता है कि क्या ये लेबर का रेट है, मतलब क्या ये लेबर को पैसे मिलते हैं इतने। मतलब अगर मेरी लेबर अर्टिगा गाड़ी को ठीक करने को लगी है तो उसको 1 घंटे के 3000 रुपए मिलते हैं। जब मेरे बात ना एकदम से मेरे दिमाग में बात आई, भाई 3000 कुछ ज्यादा ही नहीं है, वो 3000 पर घंटे की कमाई तो शायद हम में से भी बहुत लोगों की नहीं होगी। तो एक लेबर की जो गाड़ी ठीक करती है उसकी कमाई इतनी। तो मेरे दिमाग में बात आई, मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई ये 3000 रुपए पर घंटा शायद लेबर की दिहाड़ी का रेट ही नहीं होगा, इसमें इनके बिजली पानी वाले जो रेंट के रेट है वो भी शायद इसमें इंक्लूड है। कोई भी बिजनेस आपको बिजली पानी और रेंट का रेट अलग से बताएगा नहीं कभी भी। उसने कहीं ना कहीं, मारुति वाले ने कम से कम इसको लेबर के साथ मिला के दिखा दिया। ये भी उसने बहुत बड़ी बात करी। बहुत लोग तो ये भी नहीं बताते कि हमारे लेबर का क्या रेट है और हमारा बाकी खर्चों का क्या, बाकी खर्चों की तो बात ही छोड़ दो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्होंने जो, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना वसूली का तरीका रखा हुआ है वो पर आवर का सेंस रखा हुआ है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बता दो भाई ईमानदारी से, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल्स और भी दुनिया भर के हो सकते हैं। हर बिजनेस का अपना अपना तरीका हो सकता है अपने बिजली पानी किराए के खर्चों को कस्टमर से रिकवर करने का। ठीक है जी, मेरी बात आप लोग समझ गए? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मैं आपको बता चुका हूं, फंक्शनल क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स हम लोग कर चुके हैं। तो अगर मैं फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं तो वहां पर आप देखोगे, पहले बता दूं, देखो जैसे पूरी कॉस्टिंग में आपको कहीं भी वर्ड लिखा हुआ मिले ओवरहेड्स, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि ये कौन से ओवरहेड्स हैं, ये फैक्ट्री वाले हैं, ये ऑफिस वाले हैं, ये सेलिंग वाले हैं। मैं आपको सर एक बात बता रहा हूं, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए पढ़ाई है। यहां पर कोई और ओवरहेड्स हो या ना हो, कम से कम आपके फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स जरूर होंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं जो बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सही बताऊं तो हमने ओवरहेड्स के नाम का चैप्टर भी अलग पढ़ना है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? इफ आई टॉक अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स को कहीं ना कहीं लेबर के साथ जोड़कर हमें देखना चाहिए। ठीक है, मतलब लेबर जैसे काम करती है उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं बिजली पानी वाले खर्चे होते हैं। मैं देखो, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? पॉइंट नंबर 1, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स, मैं अपनी भाषा में कहता हूं कई बार, भाई जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने घंटों का ही बिजली पानी वाला खर्चा होगा। क्या आपको मेरी बात हजम हो रही है? हजम होना बहुत जरूरी है भाई, हजम होना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स को इफ
यू नो इफ दिस इंफॉर्मेशन की कैसे रिकवर करना है इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले, घबराना मत। तो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेबर के साथ जोड़कर कहीं ना कहीं देखो, दिस इज अ प्रायोरिटी। तो पहली प्रायोरिटी वर्किंग आवर्स, यानी आवर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स की रिकवरी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मेरी क्या है, देखो सेकंड प्रायोरिटी परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, यानी अगर आवर्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो मैं लेबर कॉस्ट के परसेंटेज के हिसाब से कहीं ना कहीं चलूंगा। प्राइम कॉस्ट के हिसाब से भी लेना पड़ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक है कि हमारा ओवरहेड्स की रिकवरी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अभी ये तो मैंने स्टारबक्स की जो कॉफी वाला एग्जांपल लिया, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने प्राइम कॉस्ट का ही 150% ऐड किया था ओवरहेड्स के नाम का। बुक मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज भी कहती है, मैंने इसको लास्ट में लिखा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा कंपैरेटिवली इलॉजिकल समझता हूं। मेरे हिसाब से मटेरियल की कॉस्ट का कहीं ना कहीं ओवरहेड से रिलेशन कम है, लेकिन ठीक है बुक ने बोला है। और दूसरी बात यह है कि प्राइम कॉस्ट जो वर्ड है उसमें भी तो मटेरियल आता है कहीं ना कहीं। तो हर बिजनेस का अपना तरीका हो सकता है, या क्या पता कोई बिजनेस नॉर्मली पर यूनिट ही चार्ज कर रहा हो, क्या पता जो मैकडी वाले हैं उनका उन्होंने एक रेट निकाल के रखा हो, मान लो 16 रुपीज पर यूनिट। उनका एक हिसाब हो कि हमारे शोरूम में कोई भी आएगा कुछ भी लेगा, कॉफी लेगा, कोक लेगा, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज लेगा, मैक आलू टिक्की लेगा, चिकन मैकग्रिल लेगा, जो भी लेगा हम उसकी कॉस्ट में 16 रुपए तो बस अपनी बिजली पानी और किराए के नाम के ऐड कर देंगे। एज अ कस्टमर सर आपको तो सीधा सेलिंग प्राइस ही बताया जाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है आपको क्या पता लगता है? आप तो कष्टों से मरने वाले हो लोग हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो हर किसी के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी यही बता रहा हूं। ये जो मेरा कॉलम है दैट दिस इज फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी आपके काम से जुड़े खर्चे, और ये आपके ऑफिस वाले और ये आपके बेचने वाले खर्चे। तो परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट याद है ना, फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS, या फिर ये पर यूनिट सोल्ड भी हो सकता है किसी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग खर्चे रिकवर करने का तरीका एक रेट निकाल रखा हो 22 रुपए पर यूनिट सोल्ड। क्या आप क्वेश्चंस में नहीं देखते? अभी आपने अगर यूनिट कॉस्टिंग का याद हो तो हीरो और राजा वाले पेन में क्या ये नहीं था कि मेरे सेलिंग ओवरहेड्स 1.50 पर पेन होते हैं, पर पेन ऑफ यूनिट सोल्ड। बेचने वाले खर्चे हमेशा बेचने वाली यूनिट्स के लिए होते हैं, ये मैं बता चुका हूं। मैं एक चीज आपको यहां पर और दिखाना चाहूंगा, मैं अपने नोट्स पर जा रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये प्राइम कॉस्ट आता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर मुझे रिकवर करने हैं तो मैं इसको हमेशा इसके ऊपर वालों के परसेंटेज के बेस पे रिकवर करूंगा। मतलब मेरे को एक मान लीजिए एक ऑर्डर की कॉस्टिंग करनी है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं किसी के परसेंटेज पे डिराइव करना चाहता हूं। जब मेरी कॉस्ट शीट चल रही है तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर खड़ा हूं, इसके बाद वाले आइटम्स तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये भी एक लॉजिक बच्चा दिमाग में रखे कि हमेशा अपने ओवरहेड्स को अपने से किसी ऊपर वालों के बेस पे रिकवर किया जाएगा। तो अभी अभी जैसे आपने पीपीटी में देखा कि मैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के बेस पे कर रहा हूं, जो तीनों चीजें कहीं ना कहीं इसके ऊपर आती हैं। ऐसे ही जैसे फैक्ट्री ओवरहेड जब आप करते हो तो ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है, और इसके बाद कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, COGS आता है, और इसके बाद कहीं ना कहीं ऑफिस ओवरहेड्स CA वाले बच्चे के लिए आते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स यहाँ आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड्स को कहीं ना कहीं आप इनके बेस पर रिकवर कर सकते हो। यानी आप देख रहे हो फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको मैंने वर्क्स कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे, या फिर COGS के बेस पे, या पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, मैं बिल्कुल बात जानता हूं बच्चों के दिल की बात की, सारी चीजें कहीं ना कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से और सिर्फ एक बातें वैसे तो जो लिखी है वो काफी इलाबोरेट और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लिखी है, लेकिन एक क्वेश्चन के बिना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बिना आपका काम पूरा नहीं हो सकता। सो आई एम गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए।
तो ये आपके सामने जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको सही बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में तो काफी आ ही रहे हैं, खासतौर पे न्यू सिलेबस में। और ऐसे क्वेश्चंस आप जब बुक देखते हैं ना, तो आपको किसी भी चैप्टर के अंदर डाल के मिल सकते हैं। ये आपको कई बार जो कॉस्ट शीट का नॉर्मल चैप्टर है उसमें भी हो जाते हैं, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स के टॉपिक में भी, कहीं पर भी, ये जनरल क्वेश्चंस की कैटेगरी में इनको दूंगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी जस्ट स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, गिवन बिलो आर द कॉस्ट डिटेल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 2013। कहीं ना कहीं आपको साल की एक जानकारी दी होगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, एक जैसे बिजनेस है, एक बिजनेस को यह सोचना है कि मैं अपने ओवरहेड्स को कैसे और कितना रिकवर करूं अपने ऑर्डर से। तो साल के रेंट वेंट की जानकारी आपको दी जाएगी, आपको सोचना होगा कि कितना ऑर्डर से रिकवर किया जाए। देखिए, ऑर्डर के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट चीजें तो डायरेक्टली दी होंगी, आप देख लेना अभी, ठीक है ना। मैं कई बार बोलता हूं, किसी बच्चे को लिखना हो वो लिख सकता है कि डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेजली डायरेक्टली गिवन फॉर ईच वर्क, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टू बी डिराइव्ड, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टू बी रिकवर्ड। रिकवर्ड वर्ड है, एब्जॉर्ब्ड वर्ड है। देखो भाई, मेरे साल में डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 10 लाख, WIP एट द बिगिनिंग, WIP एट द एंड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब देखो, एक बात बताऊं, इसके बारे में बोलना चाहूंगा। यहां पर डायरेक्ट, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे फैक्ट्री वर्ड सुनते ही इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं, चलो भाई फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री आ गया। भाई, प्रायोरिटी शुड बी द वर्ड डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, दिस इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, ठीक है जी। ड्यूरिंग मार्च 2014 आपको एक इंक्वायरी आई, एक जॉब की, एक ऑर्डर आया। इस ऑर्डर में डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 5000, डायरेक्ट लेबर लगेगी 10,000, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगेंगे 1000। क्या सर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपको इस ऑर्डर की डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली दी है? मैंने भी तो यही बोला था भाई, मैंने भी तो यही बोला था, डायरेक्ट कॉस्ट हर काम की अलग अलग दी होगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करना है परसेंटेज टू प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन आपको बता रहा है, और आपको सही बताऊं, ज्यादातर वो आपको बताएगा, ज्यादातर आपको बताएगा, क्वेश्चन कभी आपको पागल नहीं बनाएगा। लेकिन आपको जब भी पीपीटी में लॉजिक दिए गए, एक लॉजिक बच्चे के दिमाग में भी होना चाहिए, ताकि वो कम से कम पेपर की इंफॉर्मेशन को देख के भी अपने मन को शांत कर सके कि हाँ यार, जो लॉजिक मैंने सीखे हैं ये भी वही कह रहा है या नहीं कह रहा। या कल को किसी बुरे वक्त में पता लगे कुछ नहीं कह रहा हो तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स को परसेंटेज टू वर्क्स कॉस्ट के बेस पे, यानी फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पे देखना है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को परसेंटेज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सर, महंगाई बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है, तो यहां पर बोल रहा है ऑफिस और एडमिन ओवरहेड 10% से इंक्रीज होने वाले हैं, सेलिंग कॉस्ट 15% से इंक्रीज होगी। सवाल अल्टीमेटली क्या है, डिफरेंट कलर पेन में मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा कि आप व्हाट शुड बी द कोटेशन फॉर द जॉब। दैट मींस आपको कोटेशन का मतलब होता है आपको अपनी जॉब्स को पैसे कितने बताओगे, कितने बोलोगे उसको पैसे, कितने पैसे उससे लोगे। अगर इफ द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, अब तो ये यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन देख चुके हो, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज टू बी मेंटेन्ड, जो कि 2013 में था। जल्दी से करते हैं, ठीक है। इसमें एक जो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। बच्चे शायद बार बार ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है, ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है। मैं एक काम कर रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, मैं वैसे ये भी कह सकता हूं कि ऑफिस वर्ड को काट दो। फिर बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे, आप तो अपने हिसाब से कर रहे हो काम। यार एक्चुअली यहाँ पर जो ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स है ना, वो वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज पर है, फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज पर है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड। अगर सीए वाले बच्चे, मेन बात सीए वालों की ही हो रही है कहीं ना कहीं, सीए वाले बच्चे अगर ध्यान दे तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स आता है, ठीक है ना। तो ये वाला बात भी मेरी बन रही है कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड जाएगा। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अपने से ऊपर वालों के परसेंटेज पे लिया जाता है। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं सर, क्वेश्चन एक्चुअली ये पुराने टाइम का हो सकता है, ओल्ड सिलेबस का, इसलिए यहाँ पर ऑफिस वर्ड लिखा है। अगर आज की तारीख में शायद ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर शायद ऑफिस वर्ड लिखा
होगा ही नहीं, सीए वालों के लिए खासतौर पे बात कर रहा हूं। सो दिस वुड बी प्रोडक्शन रिलेटेड। मैं अपने नोट्स पर आ रहा हूं, चलिए सर। सो जॉब कॉस्टिंग का वी वुड बी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन फॉर द जॉब। हेडिंग को लेकर मैंने कभी भी समय बर्बाद नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट है वही हेडिंग है, स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन फॉर द जॉब। चलिए सर, सबसे पहले इस जॉब में क्या लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप फॉर्मेट की सोच रहे हैं तो फॉर्मेट तो सिंपल यार, पर्टिकुलर्स और अमाउंट है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, क्वेश्चन में दे रखा था डायरेक्ट मटेरियल, हमारी जॉब का डायरेक्ट मटेरियल। यहां पर कई बार मैं डायरेक्ट मटेरियल पूछता हूं, बच्चे बोलते थे 5 लाख रुपए। यार जॉब की स्टेटमेंट बना रहा हूं भाई, कंसंट्रेशन कभी नहीं छोड़ सकते। जॉब का डायरेक्ट मटेरियल है 5000, जॉब का डायरेक्ट मटेरियल है 5000, ये मैंने इसके लिए लिखा है। देन जॉब का डायरेक्ट लेबर, जॉब का डायरेक्ट लेबर, जॉब का डायरेक्ट लेबर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है 10,000 है। चलिए जी, इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि आपके जॉब में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो लिख रहा हूं, अगर यहां नहीं होते तो ये बच्चा कोई नहीं सोच सकता कि साल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो यहां भी होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भाई हर काम के अलग अलग होते हैं, दिए हैं तो होते हैं, नहीं दिए तो होते ही नहीं है, बात खत्म। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस फिलहाल यहां पर 1000 रुपए है, तो ये हमारा टोटल प्राइम कॉस्ट हो गया। तो दिस वुड बी आई गेस 16,000। 16 ही आ रहा है ना भाई, एक बार बताना मेरे को। इसके बाद अब सर मेन बात शुरू होती है कि अपने ओवरहेड्स की रिकवरी कैसे करोगे। ओवरहेड्स हमारे पास बेसिकली इस क्वेश्चन में तीन ओवरहेड्स हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड ही है, और सेलिंग एक्सपेंसेस, और तीनों को रिकवर करने का तरीका क्वेश्चन ने दिया अलग अलग है। अब सर आई वुड नीड, पहले तो मैं लिख दूं यहां पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कहीं ना कहीं पहले होगी, कॉस्ट शीट रिवाइज हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन वर्किंग नोट नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग नोट नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको वही बोलूंगा, अराउंड 5-6 लाइन अपना छोड़िए, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में स्टार्ट कर रहा हूं। और इस वर्किंग नोट में, ठीक है, आई वुड बी, क्योंकि मुझे अपने ओवरहेड्स की परसेंटेज निकालनी है, तो साल के जो टोटल डेटा है उसको यूज करना होगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कॉस्ट शीट बनाऊंगा कहीं ना कहीं 2013 की। कई बार मैं बोलता हूं कि पिछले साल के डेटा से रेट्स निकालकर इस जॉब पर अप्लाई करने हैं। अब देखिए, साल की शीट में डायरेक्ट मटेरियल कितना है, साल की शीट में डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख है, डायरेक्ट लेबर 10 लाख है। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 10 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए दे रखे हैं, ठीक है जी। ये तीनों आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। अब पता है यहां पर प्राइम कॉस्ट दिखाना जरूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स की रिकवरी का तरीका है प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज पर, तो प्राइम कॉस्ट तो दिखाओ फिर। यहां पर प्राइम कॉस्ट आपका हो गया 18 लाख, और साल का फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर बात करूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करूं तो साल के फैक्ट्री ओवरहेड्स इज गिवन एज 5 लाख गिवन है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा डिफरेंट कलर पेन लेके कि भाई आपका ए पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज टू बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये इस बिजनेस की पॉलिसी है। जैसे स्टारबक्स वालों ने पॉलिसी 150, यहां पे तो मैंने आपको रेट लिख के दे दिया, एग्जांपल याद है, यहां पर ये रेट निकालना है। कैसे निकालते हो सर? भाई परसेंटेज निकालना यार कोई मुश्किल चीज थोड़ी होती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका कितना परसेंट हुआ प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट हुआ? मेरा फैक्ट्री ओवरहेड साल का है 5 लाख, मेरा प्राइम कॉस्ट जो है वो 18 लाख है, तो आपका 5 लाख जो है वो 18 लाख का लगभग कितना परसेंट हो गया, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, ये अगर आप देखोगे तो लगभग 27.77% ऐसा कुछ आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके 27.78 बोला जाएगा। और सर एक बात तो मैं बोलूं, क्वेश्चन में एक बार देख लो, ये फैक्ट्री वगैरह के ओवरहेड्स को कुछ बढ़ाना या घटाना तो नहीं है। क्वेश्चन में बोला एडमिन वाले को बढ़ाना है और सेलिंग वाले को बढ़ाना है,
ऑफिस वाले फैक्ट्री वाले कुछ नहीं करना। ये अब एक तरीके से आपके बिजनेस की एक पॉलिसी बन गई कि आपके पास जो भी काम आएगा ना, जो भी ऑर्डर आएगा, उसकी जो भी प्राइम कॉस्ट होगी, उस प्राइम कॉस्ट का 27.78% आप उस ऑर्डर से चार्ज करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई जस्ट showing it to you in the जॉब कॉस्ट शीट। अब हमारी जॉब की कॉस्ट शीट में जैसे ये है, अब इस ऑर्डर की प्राइम कॉस्ट है 16,000, तो इससे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने चार्ज करोगे? 27.78%। बल्कि मेरी रिकमेंडेशन है कि जो कैलकुलेटर में आया 777 एग्जैक्ट लेकर चलना, ठीक है। बच्चा पहले तो ये पूछता है सर ये 27.78% किसका करूं? यार बेस तो वही रहेगा, प्राइम कॉस्ट बेस तो वही रहेगा। क्या आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? मैं अपने ऑर्डर की कॉस्टिंग कर रहा हूं और मेन प्रॉब्लम ओवरहेड्स की है, तो 27.77% इंटू 16,000 पे एग्जैक्ट अप्लाई करोगे तो ये आपका 444 आ रहा है, ठीक है। मैं एक नोट भी पेपर में डालकर आऊंगा, मैं ये लिखूंगा नो राउंडिंग ऑफ हैज बीन डन, नो राउंडिंग ऑफ हैज बीन डन, ताकि एग्जामिनर मेरा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। यहां पर आप बच्चा देख सकता है, अगर कोई 16,000 का 27.78% करता तो उसका 444.8 आता, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 16,000 की फिगर थी। अगर आप सोच के देखो ये फिगर बड़ी होती तो शायद फर्क, मैं आपको सर रटवा थोड़ी सकता हूं कि इस हालात में राउंड ऑफ करना है, इसमें मत करना। मैं आपको ओवरऑल कहता हूं कि जिस चीज को फर्दर मल्टीप्लाई करना है किसी से, उसको राउंड ऑफ मत करो, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लिया, अगर आप याद करो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अभी क्योंकि मैं ग्रॉस वर्ड लिखने वाला था तो कई बच्चों ने सोचा होगा सर ग्रॉस लिखो ना, इस क्वेश्चन में WIP भी है। अगेन WIP यहां पे साल की कॉस्ट शीट में है। WIP का मतलब होता है काम बीच में चलना। अगर वो ये जो डेटा है WIP एट द बिगिनिंग, WIP एट द एंड, ये ईयरली डेटा है। अगर मेरे साल के दौरान कुछ डेटा कुछ WIP बचता है, सो क्या इसका मतलब ये भी है कि उस जॉब में भी कुछ WIP होता होगा? क्या ऐसा है कि जॉब हमने फॉर एग्जांपल जून में शुरू करी, ठीक है, जून में कंप्लीट नहीं हुई, जुलाई में कंप्लीट हुई? ये सब आप धारणाएं अपने हिसाब से कैसे बना रहे हो? सो साल का WIP होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब में भी WIP होगा। चलिए जी, अब मैं अपने साल की कॉस्ट शीट पे कहीं ना कहीं वापस जाऊंगा। ये इसके टोटल को तुम कह दो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तो 18 प्लस 5 लाख इज 23 लाख, इसमें 18 प्लस 5 लाख इज 23 लाख, इसमें ऐड कर देते हैं अपना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किया जाता है। ओपनिंग हमारा था कितना, 4 लाख और ये 3 लाख, ठीक है ना भाई। कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट ही बार बार देखने को मिल रही है। चलिए ये सब जब प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो 23 लाख प्लस 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट यहां पर 24 लाख हो गए, जिसको मैं कहीं ना कहीं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आप बल्कि यहां फैक्ट्री कॉस्ट की जगह वर्क्स कॉस्ट वर्ड यूज करिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। कोई फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड लिखता है तो कोई बहुत गलत बात नहीं है यहां पर। अब क्वेश्चन में इसके बाद आप एडमिन ओवरहेड्स ले रहे हो, और सीए वाले बच्चों को अगेन बोलूंगा कि यहां पे बल्कि वो एक नोट लिखे कि एडमिन ओवरहेड्स आर टेकन एज प्रोडक्शन रिलेटेड। एडमिन ओवरहेड्स आर टेकन एज प्रोडक्शन रिलेटेड एज it is to be recovered on percentage of works cost। क्योंकि इनको वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज से रिलेट किया गया है, इसलिए मैं यहां पर अपने एडमिन ओवरहेड्स को प्रोडक्शन रिलेटेड मान रहा हूं। तो मैं ये भी बोलूंगा सीए वाले बच्चों को खासतौर पे कि एडमिन ओवरहेड्स के ब्रैकेट में प्रोडक्शन रिलेटेड लिख ले, और सीएमए वाले तो भैया एडमिन ओवरहेड्स को यही ऐड करते हैं, तो प्रोडक्शन रिलेटेड मानकर कहीं ना कहीं सीए और सीएमए दोनों का काम सेम हो जाता है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। साल के एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं? 2 लाख।
साल के एडमिन ओवरहेड्स 2 लाख है, तो कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं सर फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन ओवरहेड्स ऐड किया तो जाके आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आता है, दैट इज 26 लाख। 26 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। आपके गुड्स बिकने को तैयार है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहां पर कोई फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग का फंडा है नहीं। अब आप इसमें सीधा अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए, सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए। कितने सेलिंग एक्सपेंसेस? 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, तो कहीं ना कहीं आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो साल का आ गया, मैं कंप्लीट ही कर दूं, 28 लाख आ गया। यू आर गिवन विद द सेल्स, यू आर गिवन विद द सेल्स 35 लैक्स आपको सेल्स दे रखी है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाता है 7 लैक्स। 35 लैक्स की सेल्स थी, 28 लैक्स की कॉस्ट थी, आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाता है 7 लैक्स। अब आगे भाई मेरे को सबसे पहले बी पार्ट, ये कहीं ना कहीं ये मेरा ए पार्ट था, ये मेरा बी पार्ट, जहां पर मैं एडमिन ओवरहेड्स को, ठीक है ना, रिकवर करूंगा एज परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि एडमिन ओवरहेड्स को, ये बात आपको देखनी है, दोबारा देख लो, ये लिखा है एडमिन ओवरहेड्स एज परसेंटेज टू वर्क्स कॉस्ट, ठीक है सर। चलिए हमारे साल के एडमिन ओवरहेड्स कितने थे, ये देख लो 2 लाख थे, 2 लाख थे, और 2 लाख वर्क्स कॉस्ट का यानी 24 लाख का कितना परसेंट होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं परसेंटेज करने के लिए इनटू 100 करना तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात होती है। 2 लाख 24 लाख का कितना परसेंट है सर, ये आपका आ रहा है 8.333, ठीक है। मैं इसको फुल फिगर में लेने की आपको बिल्कुल सलाह दूंगा, क्यों? क्योंकि इस एडमिन ओवरहेड्स को आपको 10% से इंक्रीज करना है। अब वही अगेन, ये नहीं कि 8.33 प्लस 10 18.33 हो गया, 8.333% का 10% ऐड। तो जब ये करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 19.166%, ठीक है। मैं वही कहूंगा एग्जैक्ट काम करना है। अब अपनी साल की जॉब वाली शीट पर, जॉब वाली शीट पर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने एडमिन ओवरहेड्स जो है, भाई बिजनेसमैन खर्चे तो सारे ही कस्टमर से रिकवर करता है, सारे खर्चे कस्टमर से रिकवर करता है, कोई छोड़ता थोड़ी है। अब एडमिन ओवरहेड्स के लिए क्या, 9.166% आपने जो भी निकाला अपनी फैक्ट्री कॉस्ट का, तो इसका 9.16 करोगे 20,444 का, तो कहीं ना कहीं 1874 आपके जॉब की एडमिन ओवरहेड्स आएगा। तो ऐड कर दिया जाए तो जॉब का जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जॉब का जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट वुड बी 20,444 प्लस 1874, दिस वुड बी 22,318। अब इसके बाद नाउ इट्स टाइम टू चेंज द पेन कलर। कहीं ना कहीं सेलिंग ओवरहेड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक बार वेरीफाई कर लो भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के परसेंटेज पर ही बोला है ना, कहां गया, सेलिंग ओवरहेड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के परसेंटेज पर, इसको 15% से बढ़ाना भी होगा। तो हमारे साल की कॉस्ट शीट में सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 26 लाख। 2 लाख थे, 26 लाख के मुकाबले कितना परसेंट हो गया ये देख लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 26 लाख, ये आपका लगभग आएगा 7.69। और भी कहानी आगे जा रही है, इसमें 15% से बढ़ाना है, जो आया उसको 15% से बढ़ा दो, नाउ दिस वुड बी 8.846%। और आप भली लिखा पूरा मत करो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही कि हमें एग्जैक्ट से करना है। तो हमारे जॉब की कॉस्ट शीट में अगर सेलिंग ओवरहेड्स देखे जाए, सेलिंग एक्सपेंसेस, भाई देखो ना, तो मतलब बिजनेसमैन कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्शन से जुड़े ओवरहेड्स, कोई भी ओवरहेड्स हो, ऑफिस वाले ओवरहेड्स हो, बेचने वाले ओवरहेड्स हो, सबको कहीं ना कहीं अपने हर कस्टमर पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। सारे खर्चे एक ही पर डाल देना तो इलॉजिकल हो गया।
तो सेलिंग एक्सपेंसेस करना है, तो 8.846% जो आया इनटू 22,318 का, तो ये सर ये आपका 1974 आएगा। यानी आपकी जॉब की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपकी जॉब की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 22,318 प्लस 1974, 24,292 24,292 हो गई। अब लास्ट में सर जाहिर सी बात है एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर से प्रॉफिट तो चार्ज करता ही है, प्रॉफिट तो हम समाज सेवी संस्था थोड़ी है, प्रॉफिट तो चार्ज करेंगे ही। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल जो कि 2013 में था, तो 2013 में था कितना। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय वर्किंग नोट, डी पार्ट मैं प्रॉफिट का परसेंटेज देख रहा हूं ऑन सेल्स। क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि ये परसेंटेज किसका लेना है, ये परसेंटेज किसका लेना है। हमारे साल की शीट में प्रॉफिट है 7 लाख और हमारे साल की जो सेल्स है दैट इज 35 लाख है। इसको अंग्रेजी में लिख के दिखाऊंगा कि प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 कर रहा हूं, साफ है भाई। 7 लाख अपॉन 35 लाख इनटू 100 करेंगे, आई गेस इट वुड बी 20%। 7 lakhs divided by 35 lakhs it would be 20%। नाउ ध्यान रहे सर 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। पुश्तैनी प्रॉब्लम आ गई, पुश्तैनी प्रॉब्लम। क्या करना है मैं क्या बताता हूं, ठीक है ना। सेल्स को ले लो 100, प्रॉफिट हो गया 20, कॉस्ट हो गई 80। हमेशा ऐसे ही बताया, ऐसे आप लोग पेपर में भी साथ में लिख दोगे तो कोई गलत बात नहीं हो जाएगी, काम सही होना चाहिए। अब क्या करता है बच्चा, 24,292 अगर इज इक्विवेलेंट टू 80, व्हाट वुड बी इक्विवेलेंट टू 20, ये 1/4 जैसे मर्जी करे सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी करे। ये सॉल्व करोगे, प्रॉफिट आ रहा है 6,073। सो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कोटेशन और द सेल अमाउंट ऑफ द जॉब। So 6,073 plus 24,292, this is coming out as 30,365। एक बार चेक कर लेते हैं भैया, बहुत बहुत बधाई हो, लड्डू बटने चाहिए अब तो 30,365 रुपए, 30,365 रुपए हम इस जॉब से चार्ज करेंगे। आपको क्या जॉब कॉस्टिंग का फंडा समझ में आया पूरी तरीके से। As a businessman, I have to charge my overheads। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम विद्यास्थल इंस्टीट्यूट है सर, हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा भी रेंट आ रहा है, बिजली पानी हमारे भी खर्चे हैं। कहीं ना कहीं एवरी बिजनेसमैन वुड ट्राई टू रिकवर देयर दीज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन सब के खर्चे भी कहीं ना कहीं अपने काम से निकालने की कोशिश करता है। मैंने जब कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था तो 100 बात की एक बात बोली थी कि मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस इतने में बेचूंगा कि मेरे सारे खर्चे रिकवर हो जाए, सारे खर्चों में ओवरहेड्स भी आता है और साथ में मेरा मनचाहा प्रॉफिट भी हो जाए। दिस इज कॉस्टिंग सर, दिस इज कॉस्टिंग। क्या आपको ओवरहेड्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आया, ओवरहेड्स की रिकवरी वगैरह से आप सेटिस्फाइड हो कि क्या करते हैं। इसके क्वेश्चन सर और है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं अगर बात करूं, मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 2 ना होमवर्क में देना चाहता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, आप इसको पढ़ें। आपने अगर पिछला क्वेश्चन ढंग से समझा है, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। 2008 की शीट दे रखी है, 2009 में एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर के मटेरियल वेजेस दे रखे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट 20% से बढ़ाना है, डिस्ट्रीब्यूशन 10% से कम है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग शो करने हैं, सेलिंग अलग शो करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स 12.5% से बढ़ेंगे। कितनी प्राइस, क्वेश्चन वही है कहीं ना कहीं, कितनी प्राइस मैं लूंगा अपने ऑर्डर से ताकि सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस कमा सकूं, पिछले साल वाला। ये इंफॉर्मेशन सेम हो गई। इसने भी बताया फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस पे बेस करना है, यानी डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पर। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे से ये कहता है सर परसेंटेज वर्ड नहीं लिखा, एक अमाउंट को जब भी दूसरे अमाउंट पे एक्सप्रेस किया जाए तो हमेशा बेस्ट वे टू एक्सप्रेस इज परसेंटेज। ये अमाउंट इस अमाउंट का कितना परसेंटेज है। फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस पे, और बाकी के जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी एडमिन वाले, सेलिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, सबको फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे। सर मेरे को ये नहीं लगता कि आप ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। प्लीज इस क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई में आपको अपनी मेहनत, मैंने आपको पहले बोला
आई एम नॉट अ टीचर ऑफ स्पून फीडिंग। सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में करा दूं, ठीक है ना। इससे पहले अगर मैंने कराए तो बेटा अभी तो शुरुआत हुई थी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, तुम अपनी स्क्रीन पे देखोगे, तुम टेप लोगे चीजों को, तुम हम मेरे सामने खड़े होने पे तो हाँ 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 मैं, क्योंकि हर चीज को मैं इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब आ जाएगा। कोई चीज खुद घर पे करके देखोगे तो पता लगेगा कि सच में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आने वाला हूं, ठीक है। 3 हम करेंगे, 4 हम करेंगे, 5 हम करेंगे, बल्कि कुछ और। जो 4th क्वेश्चन है वो आरटीपी नवंबर 19 में उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है, ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी नवंबर 19 के पेपर में हुआ था। जॉब कॉस्टिंग में अभी हमें काम जो है अभी खत्म नहीं हुआ, आइडिया आपको पूरा दे दिया है, अभी हम और करने वाले हैं, ठीक है जी। तो नाउ वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये अब आप लोगों के सामने है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना। द न्यूटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोसेस्ड प्रोडक्शन थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स हैं हमारी कंपनी में, ठीक है। ओवरहेड रेट्स आर प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। देखिए कहीं ना कहीं इस मैंने आपको बता दिया कि पूरे हमारे कॉस्टिंग के सिलेबस में ही और इस चैप्टर में ओवरहेड्स का बोलबाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ओवरहेड्स को हमें अपने कस्टमर से रिकवर करना होता है, तो वो मैंने बता दिया। रिकवर करने के लिए अभी यहाँ पर आपको ना जानकारी मिलेगी कहीं ना कहीं। पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट में और सेकंड में आपने अपने ओवरहेड्स को परसेंटेजेस के बेसिस पे रिकवर किया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है ताकि आपको एक और भी जानकारी मिले ओवरहेड्स को कैसे वसूला जाता है अपने कस्टमर से। यहाँ पर फिलहाल ये कह रहे हैं कि ओवरहेड्स को हम मशीन आवर्स के बेस पे कहीं ना कहीं रिकवर करते हैं, ठीक है। और इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डायरेक्ट लेबर वेजेस। अब ये वेजेस वर्ड आ गया, दैट मींस वेजेस के अमाउंट, और वेजेस के अमाउंट पे आपने अपने ओवरहेड्स को पहले भी एक्सप्रेस कर रखा है इन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। इन द चलिए 2013-14 बेस्ड ऑन विच द ओवरहेड रेट्स वर अराइव्ड एट आर फर्निश्ड बिलो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट की जानकारी दे रखी है, डायरेक्ट लेबर वेजेस दे दिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए, मशीन आवर्स दे दिए। इसके अलावा कॉस्ट शीट फॉर जॉब ऑर्डर नंबर 25। भाई ये तो आप भली भांति जानते हो यार, जॉब कॉस्टिंग का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, अपने साल भर के जो जानकारी होती है उससे ओवरहेड्स को निकाल के जॉब की कॉस्टिंग करनी है, यही तो हमारा इस चैप्टर का काम है, ठीक है। अब हमारी इस जॉब में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या हुआ, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि मटेरियल और वेजेस, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट आइटम्स हैं तो हर काम के लिए डायरेक्टली गिवन होंगे। चलिए सो प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 25 में 10 नंबर्स ऑफ पार्ट P4 हम लोग बना रहे हैं। सो कॉस्ट शीट बनानी है, पूरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट कॉस्ट ऑफ द पार्ट। कहीं ना कहीं 10 पार्ट 4 बना रहे हो, ठीक है। नहीं, पार्ट P4 इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट और कंपोनेंट। तो अल्टीमेटली जब टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो उसको डिवाइड बाय 10 कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए सर, अब मैं अपने नोट्स पे चल रहा हूं और नोट्स में वी वुड बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, आप लोग भी तैयार हो जाइए भैया। चलिए अब कहीं ना कहीं हमें करना क्या है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं कॉस्ट शीट फॉर जॉब ऑर्डर नंबर 25, ठीक है ना। मैंने पहले कई बार ये बोला है, कॉस्टिंग में प्रेजेंटेशन, हेडिंग, इन सबको लेके परेशान मत हो। कॉस्ट शीट फॉर जॉब ऑर्डर नंबर 25। चलिए सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी आ गई मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो 2 डिपार्टमेंट्स में है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों का मैं मटेरियल का अमाउंट कहीं ना कहीं अपना लिख लेता हूं। मटेरियल का जो अमाउंट है प्रोडक्शन में 50 है, पैकेजिंग में 7 है। तो प्रोडक्शन में 50, पैकेजिंग में 7, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहे तो एक आउटर कॉलम बना सकते हो। टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आपका हो गया 57। इसके बाद आपकी लेबर कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन में अलग होगी और पैकेजिंग में कहीं ना कहीं अलग होगी। प्रोडक्शन में लेबर वेजेस 45 है और पैकेजिंग में आपके 40 है। तो प्रोडक्शन में 45, पैकेजिंग में, भाई आई होप बच्चे मुझसे तेज चल रहे हैं,
बच्चों को मुझसे यहाँ पर तेज चलना पड़ेगा, ठीक है। टोटल डायरेक्ट लेबर वेजेस आपके 85 हो गए। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ द कॉस्ट शीट आप इसको प्राइम कॉस्ट कह सकते हो। तो 57 और 85 को मिला के कहीं ना कहीं आपकी प्राइम कॉस्ट जो है वो यहाँ पे 142 जो है आ जाती है। और इसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है इस टॉपिक का वो है ओवरहेड्स, जिसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। और ओवरहेड्स के काम के लिए मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट नंबर 1 जो है वो आपका बनाने वाला हूँ। तो अगेन वही आपको बोलूँगा 4 से 5 लाइन आप छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है हम अपना वर्किंग नोट नंबर चालू करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको ओवरहेड्स की बातें ना कहीं आप देखोगे हमारे पूरे सिलेबस में काफ़ी बार रिपीट होंगी। मैं कई बच्चों को बार बार ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो, आप किसी मार्केट पे जाते हो, डू यू रियली थिंक कि आपसे सिर्फ प्रोडक्ट के ही पैसे लिए जाते हैं? सर, आपसे उसकी बिजली, पानी जो है, इन सब के एसी, फर्नीचर का किराया, इन सब के भी खर्चे कहीं ना कहीं वसूले जाते हैं। ये मैंने आपको बात बता दी है। तो वो रिकवरी, मैं हिंदी में वसूलना बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में रिकवरी हो गया। वो रिकवरी करने का हमारा क्या तरीका होगा वो हम देख लेते हैं। और जो मैंने मार्क किया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को मशीन आवर्स के बेसिस पे रिकवर किया जाता है। हमारा जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो हमने प्रॉपर अच्छे से टाइम लगाया था ये समझने के लिए कि रिकवरी के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स वैसे यहाँ पर एक ही है, दैट इज 80 लाख, और मशीन मेरी चल रही है 20 लाख आवर्स के लिए। कहीं ना कहीं बंदा ये इंटरप्रेट कर सकता है कि 80 लाख का खर्चा आ रहा है 20 लाख आवर्स मशीन चलने पे, तो 1 घंटे का रेट जो है वो निकाला जा सकता है। 1 घंटे का रेट निकाला जा सकता है। मैं अपने वर्किंग नोट पे वापस आऊंगा और यहाँ पे इन द नेक्स्ट पेज मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ। सो बेसिकली वी वुड बी फाइंडिंग आउट, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं, ठीक है, उनको हम रिकवर करेंगे ऑन बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अब कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और मैं बार बार बोल चुका हूं कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है। प्लीज अपने दिमाग की धारणाओं को आपको ठीक करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, यहां पर मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको हम यहां पर कस्टमर से रिकवर करने वाले हैं मशीन। अब जैसे मान लो मेरे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसका नाम ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी यहां पर मेन मशीन से रिलेटेड काम होता होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर, देयर इज नो फॉर्मूला, आई एम सिंपली सेइंग मेरे 80 लाख के खर्चे होते हैं 20 लाख घंटे मशीन चलाने की वजह से। ये रिकवरी का एक तरीका है। रिकवरी, ये जो 80 लाख रुपए है, इसमें बिजली, पानी, रेंट, डेप्रीसिएशन कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे खर्चे वो हैं जो मेरे मशीन से जुड़े होते हो, लेकिन एक बिजनेसमैन को अपने खर्चों को रिकवर करने के लिए कोई ना कोई बेस तो तैयार करना ही पड़ेगा ना, कोई ना कोई बेस। व्हाट इज दिस बेस? जिस बेस पर आप अपने खर्चे को रिकवर करते हो, जो मैंने लिखा है उसको मैं अगर प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखूं तो ऐसे जनरली लिखा जाता है। आप ये देखोगे कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, और मैं आपको बता चुका हूं हर बिजनेस का बेस अपना अपना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 80 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करूं तो 4 रुपए पर मशीन आर कहीं ना कहीं आर है, जिसको मैं आपको, क्योंकि देखिए मैं जो पढ़ाई करा रहा हूं वो से मेरा टारगेट सिर्फ ये चैप्टर नहीं है, मुझे पता है कि आने वाली पूरी कॉस्टिंग में क्या होने वाला है। तो इसको बेटा आप मशीन आर रेट कह सकते हो आने वाले ओवरहेड्स के टॉपिक में, बल्कि पूरे कॉस्टिंग में जब भी आप मशीन आर रेट वर्ड देखो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार ये ओवरहेड्स की वसूली का रेट है, रिकवरी रेट है। मेरी बात समझ रहे हो? कोई बच्चा ये ना सोचे यार लेबर आर रेट होता है, चलो लेबर पैसे ले रही है, क्या मशीन भी आपसे कोई दिहाड़ी लेती है? क्या मशीन आपसे पैसे लेती है? ये मशीन आर रेट डिनोट करती है आपके बिजली, पानी, ओवरहेड्स का रेट, जो कि आपने मशीन आवर्स पे बेस करके शो किया हुआ है।
ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ रिकवरी रेट। और ये क्योंकि ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं, कॉस्टिंग एक पहले से करने वाली चीज है, ये रिकवरी रेट्स वगैरह भी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन पहले से निकाल के रखता है। तो वी कैन से इट इज अ प्री डिटरमाइंड रेट। इनफैक्ट वही ना, पूरी कॉस्टिंग ही कहीं ना कहीं प्री डिटरमाइंड है। इसलिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि हमने अपने रेट्स को प्री डिटरमाइन कर रखा है। आई थिंक प्री डिटरमाइंड वर्ड क्वेश्चन में यूज्ड है। तो इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आई वुड बी यूजिंग 4 रुपीज मशीन आर रेट एज अ रिकवरी ऑफ आर ओवरहेड्स। अब बात करूं अगर मेरे जॉब में कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स है वो 15 घंटे हैं, और हमने एक रेट निकाल लिया कि हमारे पास कोई भी कस्टमर आने वाला है, जितने घंटे काम कराएगा हम उससे 4 रुपए के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने खर्चे वसूलेंगे। तो बैक टू माय जॉब कॉस्ट शीट, तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 घंटे काम होता है, और 4 रुपए पर घंटे के रेट के हिसाब से कहीं ना कहीं वी वुड बी चार्जिंग 60 रुपीज फ्रॉम दिस जॉब। यही होता है ना, 60 रुपीज वुड बी चार्ज फ्रॉम दिस जॉब। इफ आई टॉक अबाउट बाय अनदर डिपार्टमेंट, दैट इज पैकेजिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात अपना करें, ठीक है जी, पैकेजिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर पैकेजिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स के लिए लिखा है कि उनको डायरेक्ट लेबर वेजेस के बेस पे करना है। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। मेरा सिंपल सा कहना है, अमाउंट को दूसरे अमाउंट के बेस पे अगर एक्सप्रेस किया जाए तो परसेंटेज इज द बेस्ट वे। सो मेरा पैकेजिंग डिपार्टमेंट में मेरे ओवरहेड्स हैं 60 लाख और मेरे वेजेस हैं 40 लाख। तो आई वुड बी डूइंग कि मेरा 60 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है, 60 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है। अपने वर्किंग नोट में वापस जा रहा हूं और यहां बात कर रहा हूं अपने पैकेजिंग डिपार्टमेंट की, जिसने बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम शो कर रहे हैं। सो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है आई थिंक दिस 60 लाख है, 60 लाख है ना, गलत तो नहीं लिख रहा। और मेरे जो वेजेस का अमाउंट है पैकेजिंग डिपार्टमेंट का वो 40 लाख है। तो 60 लाख अगर आप 40 लाख के हिसाब से देखोगे तो दिस इज 150%, यानी मेरे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स लगते हैं वो मेरे लेबर वेजेस के 150% होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रिकवरी रेट। इस क्वेश्चन में आपको ये बात दिख रही है कि रिकवरी रेट हर बिजनेसमैन का अपना अपना तरीका हो सकता है। क्वेश्चन ने ये बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को मशीन आवर्स के बेस पे रिकवर करना है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को क्या बोलते हैं, लेबर वेजेस के बेस पे रिकवर करना है कहीं ना कहीं। चलिए जी, अब मैं अपनी जॉब कॉस्ट शीट पे कहीं ना कहीं वापस जाता हूं। तो मेरी जॉब कॉस्ट शीट में पैकेजिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, अब मेरे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन में पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर के वेजेस हैं वो अगेन 40 रुपीज़ है, और मेरा एक हिसाब बन गया कि 40 रुपीज जो मेरे लेबर के वेजेस होते हैं उसका 150% हमारे ओवरहेड्स होते हैं। 40 का 150% करेंगे तो बेटा अगेन 60 ही आएगा। अब ये चांस की बात है, दोनों में 60 आ रहा है, यानी टोटल ओवरहेड्स जो मैं रिकवर करने वाला हूं अपनी इस जॉब से वो 120 होने वाले हैं। तो मेरी प्राइम कॉस्ट आप निकाल चुके हो, ओवरहेड्स आपने लिख लिया। टोटल कॉस्ट बात करें तो 142 एंड 120 262, ठीक है। अब ये तो टोटल कॉस्ट हो गई, कॉस्ट शीट बन गई। अल्टीमेटली मेरे से कॉस्ट पर यूनिट भी मांग रहा था। अब ये कहीं ना कहीं 10 पार्ट 4 जो भी हमारे कंपोनेंट का नाम था P4 था आई थिंक, 10 पार्ट्स बना रहा है। तो 262 में कहीं ना कहीं 10 पार्ट्स अगर ये बना रहा है तो अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी भाई बताओ। 262 डिवाइडेड बाय 10 अल्टीमेटली 26.2। आप आंसर देख सकते हो, सर ये देख लो 26.2 आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप भैया प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बोल दो, क्या जॉब कॉस्टिंग समझ रहे हो अपना? मैं सीधी सी बात मैंने बोल दी, एक बिजनेसमैन, एक दुकान अपने जितने भी बिजली पानी डेप्रीसिएशन वाले खर्चे होते हैं, इन शॉर्ट ओवरहेड्स होते हैं, उनको अपने कस्टमर से रिकवर करता है, और रिकवर करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो यहां पर 2 डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट मशीन आवर्स के बेस पे रिकवर कर रहा है, एक डिपार्टमेंट वेजेस के परसेंटेज के बेस पे रिकवर कर रहा है। क्लियर है सर? क्लियर है? कोई डाउट हो प्लीज हाथ के हाथ पूछे। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से
क्वेश्चन नंबर 4, इस जॉब कॉस्टिंग के हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जल्दी से खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज आपको दिया हुआ है आरटीपी नवंबर 19 में, ठीक है जी। तो आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी कहीं ना कहीं मैं करवा रहा हूं। आपका इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस में जो चीजें दे रखी हैं विच कैन बी सेड एज अ ट्रू रेप्लिका ऑफ योर पेपर, वो आपको चीजें करवा रहा हूं। जल्दी से देखिए, इस्पात इंजीनियर्स लिमिटेड, वैसे इस्पात पता है क्या होता है? इस्पात जो है वो बिजली को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इस्पात इंजीनियर्स लिमिटेड अंडरटुक अ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वर्क फॉर अ क्लाइंट, एक क्लाइंट के लिए, एक जॉब के लिए, पूरा चैप्टर यही है। इट विल चार्ज अ प्रॉफिट मार्कअप, मार्कअप मींस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रखना है 20% ऑन द फुल कॉस्ट। ये सब बच्चों को सलाह है कि जब भी परसेंटेज देखें तो वो कहीं ना कहीं ये देख लें कि परसेंट किसका करना है। तो 20% कॉस्ट का करना है। तो सबसे पहले तो मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, हाथ जोड़ूंगा भैया कि कॉस्ट का ही 20% करने को इसने बोला। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, अगेन जो आपको मैं बार बार बोलता हूं, जॉब में डायरेक्ट मटेरियल लगने वाला है 1 करोड़ 87 लाख, डायरेक्ट लेबर लगने वाली है 2400 घंटे, और लेबर की जो दिहाड़ी का रेट है वो 80 रुपए है। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छा आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब मैंने रिकवरी रेट निकाला था तो मैंने उसका तरीका लिखा था बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। कहीं ना कहीं जो ओवरहेड्स होते हैं वो जनरली बजटेड ही होते हैं। तो यहां पर आप वर्ड भी देख सकते हैं कि जो मेरे बजटेड ओवरहेड्स है वो 48 लाख है और उनको रिकवर करना है 24,000 लेबर आवर्स के बेस पे। रिकवरी रेट, बहुत बच्चों ने भैया रिकवरी रेट हाथ किया, जज भी कर लिया होगा। जो सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स हैं वो 18 लाख है और उनको रिकवर करना है अपनी टोटल बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट्स के हिसाब से। ये भैया कितना लिखा है, वो ज्यादा ही लिखा है, आई थिंक 36 करोड़। अल्टीमेटली सवाल वही है जो कॉस्टिंग का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब, कैलकुलेट द रेवेन्यू टू बी चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट कहीं ना कहीं। ठीक है जी, चलिए अब मैं वापस आता हूं अपने क्या बोलते हैं नोट्स पर। सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस फॉर द जॉब, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस फॉर द जॉब। सबसे पहले इस जॉब में मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, आई थिंक इट वाज शायद 1,87,000, सॉरी 1 करोड़ 87 लाख, गलती ना हो जाए, डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइज जो है 1 करोड़ 87 लाख है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड इज 1 करोड़ 87 लाख। इसके बाद डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं। अब यहां पर छुटकी सी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बच्चों को करनी पड़ेगी, वो ये है कि भैया लेबर 2400 घंटे काम होता है और 1 घंटे के 80 रुपए कहीं ना कहीं हमें देने पड़ते हैं। तो 2400 घंटे एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर आवर, 2400 आवर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर आवर। सर ये काफी कम अमाउंट आ रहा है, एक सेकेंड, 1 करोड़ 2400 आवर्स आप जॉब में लगाते हो और 80 रुपए पर आवर आपकी कॉस्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन तो आई गेस आई थिंक 1,92,000 ही आ रही है। ये थोड़ा सा मुझे हल्की सी दिक्कत इसलिए कंफ्यूजन हुई क्योंकि मटेरियल का अमाउंट इतना ज़्यादा, लेबर का कम, लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ गलत लगेगा तो फिर देखते हैं कहीं कुछ और कोई गलती तो नहीं है। तो 1,92,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर है, तो कहीं ना कहीं इसका टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाया जाता है, बट फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी बात आ गई ओवरहेड्स की, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरहेड्स 2 टाइप के हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं हम सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स भी हैं, ठीक है। तो अपनी कॉस्ट शीट को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसको कहीं ना कहीं एक वर्किंग नोट नंबर 1 में हम शो कर दें, ठीक है। थोड़ा सा वही गैप छोड़ के वर्किंग नोट नंबर 1 में है, यहाँ पर चालू करूंगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बांटने के लिए कैसे रिकवर करना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैसे रिकवर करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कि बजटेड 48 लाख हैं, जिनको हम 24,000 लेबर आवर्स के बेस पे कहीं ना कहीं रिकवर करने वाले हैं। 24,000 तो ऑन बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, ऑन बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो मेरे साल के प्रोडक्शन ओवरहेड्स आई गेस 18 लाख लिखे थे। साल के प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं
वो हमारे यहाँ पर कितने लिखे थे, एक बार दोबारा देख लो, गलत होने से अच्छा तो यह है कि देख ही लो। 48 लाख, अच्छा हुआ देख लिया, 48 लाख 24,000 घंटों के लिए, 48 लाख 24,000 आवर्स के लिए। तो एक घंटे का अगर हम रेट निकालें यहाँ पर, एक घंटे का अगर हम यहाँ पे रेट निकालें तो 48 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, दिस इज कमिंग आउट एज 200 रुपीज पर आवर। यानी एक हिसाब निकला कि लेबर एक घंटा काम करती है तो उसके 200 रुपये कहीं ना कहीं बिजली पानी के नाम के कस्टमर से चार्ज करने हैं। तो ये 200 रुपये पर आवर के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा काम को। तो क्या कहते हैं, हमारा जितना क्या बोलते हो, जॉब में कितने लेबर आवर्स जो है वो काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब में जो काम हो रहा है वो 2400 घंटे काम हो रहा है, और आपने जो अभी अभी रेट निकाला है वो 200 रुपये पर आवर का रेट निकाला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2400 इंटू 200 वही हिसाब बैठ रहा है, अराउंड 4,80,000 जो है ये आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको टोटल करोगे, मतलब अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जब ऐड किया तो मैं इसको कह सकता हूँ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ना व्हाई एम आई स्पेसिफिकली शोइंग माय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि जो अगले एडमिन ओवरहेड्स है ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पे है, तो कहीं ना कहीं शो कर देना चाहिए। तो इसका जो टोटल है 4,80,000 एंड 1,92,000 एंड 1,87 lakhs। Now this is coming out as 1,93,72,000। आई होप आप लोग भी मेरे साथ पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जरूरी है भाई। इसके बाद आपके यहाँ पर आ जाएंगे एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स, जो क्वेश्चन के हिसाब से एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स ही इसके बाद यहाँ पर आपके आ रहे हैं। हाँ, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। इसको भी मैं वर्किंग नोट में यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके एक बार देख लेता हूँ। तो सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स जो हैं, सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स जो हैं वो एज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है, एज परसेंटेज ऑफ, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। हमारा साल का जो डेटा है 18 लाख हमारे एडमिन वगैरह के ओवरहेड्स हैं, और हमारा जो बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारा हो जाता है 36 करोड़। 36 करोड़ है भैया, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, कई बार ये जीरोस के चक्कर में परेशान बहुत होते हैं। 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 करोड़, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो दिस वुड बी, और कितना बहुत कम आ रहा है यार, कुछ बहुत कम आ रहा है, 36 कितने, मैं जीरो में गलती तो नहीं करी, एक बार मैं भी देख लूँ। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 करोड़ कितना आ रहा है सर आपका, एक बार मुझे बताइए। 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 करोड़ सर, ये आपका 0.5% आ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसका 0.5% आप सेलिंग और एडमिन के नाम का कहीं ना कहीं अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 0.5%, तो जैसे मेरा 1,93,72,000 आया था, इसका 0.5% अगर देखा जाए तो दैट वुड बी 96,860 आ रहा है। भाई आप लोगों का आ रहा ही नहीं आ रहा। नाउ दिस वुड बी योर टोटल कॉस्ट, total cost is 1,93,72,000, this is 1,94,68,860। और जाहिर सी बात है यार, कॉस्ट पर थोड़ी अपने सामान को बेचते हो आप लोग, बिजनेसमैन तो भैया प्रॉफिट भी चार्ज करेगा नहीं करेगा। और प्रॉफिट की जहां तक बात है वो 20% ऑन, इसलिए मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि कॉस्ट का 20% किया, नहीं तो फिर वो हमारा पुश्तैनी वाली प्रॉब्लम हो जाती ना, वो सेलिंग प्राइस के बेस पर उसे इंटरप्रेट करना पड़ता। तो 1,94,68,860 का 20% ये आपका आएगा 3,89,3,772। तो इसको आप कह सकते हैं 38,93,772। तो अल्टीमेटली जो सेलिंग प्राइस इस जॉब की आप चार्ज करने वाले हो 1,94,68,860। Now this is coming out as 2,33,62,632। अब एक बार देख लेते भाई क्या हमारा जवाब ठीक है, क्या हमारा जवाब ठीक है। 2,33,00,000, एक सेकंड सर,
ये भाई ठीक सही लग रहा है, 2,33,62,632 यार, ये तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, बढ़िया मजा आ रहा है यार। ये तो आप लोग बताइए भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अगर यार हमको मजा कैसे आता और कैसे मजे लेना चाहते हो भाई, अपना काम किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है, कंसेप्ट भी आ गया, तो दिक्कत हो तो गई सॉल्व, बात समझ में आ गया। चलिए सर, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर जॉब कॉस्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली इसलिए भी डाला है क्योंकि इस टाइप का सेम क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल हमारी क्या कहते हैं, हमारी मंदिर मस्जिद की किताब में तो है ही कहीं ना कहीं, और नवंबर 19 के पेपर में इस टाइप का, मैं जब ये लिखता हूं तो मैं ये नहीं कि सेम क्वेश्चन उठा के लिखा हुआ है, मेरी बुक में ये क्वेश्चंस बहुत सालों से थे, पेपर में ये रिसेंटली आए हुए हैं, तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैं बच्चों से अपील करूंगा कि आप ये जो अपना नवंबर 19 या जो मैं रेफरेंस लिखता हूं, अब वो वाली फाइल से भी क्वेश्चन देखें, और आपको कहीं ना कहीं आपकी ये सारी मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 786 टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। पूरा चैप्टर यही है, जॉब है, जॉब की सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है जी, हमारी जॉब में मटेरियल लगता है 70 रुपए का, लेबर लगती है कहीं ना कहीं 45 की, और कहीं ना कहीं इसने ये आइडिया भी दिया कि हमारा जो काम है वो 3 डिपार्टमेंट से होकर गुजरता है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। चार्जेबल एक्सपेंसेस, और मैं तुम्हें सही बताऊं, चार्जेबल एक्सपेंसेस का मैंने आपको बताया था कि एक और नाम है, मेन इसका नाम तो वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चार्जेबल एक्सपेंसेस देन अनदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये 33 1/3% एक्सपेंसेस के नाम के जोड़ रहा है। ठीक है, 33 1/3 का मतलब कहीं ना कहीं 1/3 होता है, तो ओवरहेड्स के नाम का ये 1/3 जोड़ रहा है। और सही बताऊं तो हमारे ओवरहेड्स चार्ज करने का ये तरीका जनरली नहीं होता। ठीक है, अब इसने नीचे P&L आपको दिया है फॉर द ईयर 2010। ठीक है, और क्वेश्चन देखूं तो इसने बोला है कि एवरेज आर्ली रेट्स फॉर द 3 डिपार्टमेंट्स एक्स वाई जेड आर सिमिलर, माइट बी द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द लेबर रेट, जो दिहाड़ी का रेट होता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लेबर को देने वाला रेट 2.5 रुपए है, तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए 2.5 रुपए है। वो बात ये कह रहा है, मेरी एक जनरल आदत है जो मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपने अंदर लाइए, क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप अपने लॉजिक की कहानी के हिसाब से मैच करिए कि हाँ जी, ऊपर भी एक ही रेट दे रखा था 2.5 रुपए, और नीचे भी यही बात बोल रहा है कि रेट सिमिलर है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द जॉब कॉस्ट शीट एंड कैलकुलेट द इंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग 2010 एक्चुअल फिगर्स एज अ बेसिस। देखिए, बच्चा कई बार सोचेगा कि सर जॉब की शीट तो बन रखी है पूरी की पूरी, क्या करने के लिए कह रहा है? ये कह रहा है कि सर जो आप अपनी जॉब कॉस्ट शीट को रिवाइज करिए 2010 की P&L वाली फिगर्स के बेस पर। ठीक है, और अल्टीमेटली 20% प्रॉफिट ऐड करिए सेलिंग प्राइस पे। सही बताऊं, देखिए कंसंट्रेशन तो आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी कॉस्टिंग में लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर देखिए कॉस्टिंग में सर समझ में आता है तो कॉस्टिंग पूरी तरीके से आसान है, कोई परेशानी होकर की बात नहीं है। एक बात बताऊं आपको, कहीं ना कहीं ये 3 चीजें तो डायरेक्ट आइटम्स हैं, और डायरेक्ट आइटम्स चेंज नहीं होती। मेन चेंज होगा ये, अब ये 40 रुपए का 33 1/3 आप नहीं लोगे, बल्कि अब ओवरहेड्स की इंटरप्रिटेशन आप P&L को देख के लगाओगे। भाई एक मेरे ओवरहेड्स ये हैं और एक मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया, सेलिंग ओवरहेड्स, 2 टाइप के ओवरहेड्स हैं। कहीं ना कहीं देखिए इन ओवरहेड्स के बाद वर्क्स कॉस्ट वर्ड आ रहा है, तो आई कैन जज कि ये मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। देखिए प्लीज ये लॉजिकल थिंकिंग समझो बात को, कोई भी दिक्कत हो रही है मेरे से पूछो, ये ओवरहेड्स कहीं ना कहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करना पड़ेगा, कैसे रिकवर करें? सेलिंग ओवरहेड्स को रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के लिए इसने आपको अलग से कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, तो याद करो मेरे जो स्टैंडर्ड लॉजिक्स मैंने आप लोगों को बताया अपने खर्चों को रिकवर करने के लिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार आपको अपनी पीपीटी के दर्शन एक बार दोबारा करा दूं भाई। स्टैंडर्ड बेसिस रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स को वर्किंग आवर्स के बेस पर, लेबर कॉस्ट के बेस पर, और हमारे क्वेश्चन में आवर्स की जानकारी टोटलिटी में वर्किंग आवर्स नहीं है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम निकाल भी सकते हैं।
और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कहीं ना कहीं वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पे देखा जा सकता है। मतलब हमारे इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को, अब देखो ये तीन मेरे को डायरेक्ट वेजेस के अमाउंट दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं डायरेक्ट वेजेस के अमाउंट के बेस पर शो करने वाला हूं। देखिए बच्चों के बड़े दिमाग चलते हैं और अच्छी बातें चलती है। कई बच्चे मुझे ये भी कह रहे हैं सर लेबर के पैसे देने का रेट था 2.5 रुपए, हम ये भी तो कर सकते हैं कि 10,000, 12,000 और 8,000 को 2.5 से डिवाइड करके आर्स निकाल लें, फिर ओवरहेड्स को डिवाइड बाय आर्स करके पर आर का एक रेट निकाल लें। ठीक है भाई, तुम परसेंटेज में करोगे या यहाँ पर आर में करोगे बात सेम है। और सेलिंग ओवरहेड्स को मैं कहीं ना कहीं अपने वर्क्स कॉस्ट के बेस पे रिकवर कर दूंगा। आप सवाल को देखते ही, मैं चाहता हूं कि बच्चे को सवाल देखते ही 10 दिमाग में लॉजिक आए। कहीं ना कहीं मेरे सेलिंग ओवरहेड्स 20,000 है, वर्क्स कॉस्ट 2 लाख है, तो मैं अभी से कह सकता हूं मेरे सेलिंग ओवरहेड्स वर्क्स कॉस्ट के 10% हो गए। जल्दी से सर इस सवाल पर को मैं शुरू करता हूं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5, चलिए रेड कलर से काम को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए तो हमने क्या करना है, एक तरीके से जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। हमारी जॉब का नाम जो था वो जॉब नंबर 786, ठीक है ना, काफ़ी पाक नंबर माना जाता है। जॉब कॉस्ट शीट जॉब नंबर 786 कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमारी जॉब में डायरेक्ट मटेरियल, अब वही है डायरेक्ट चीज़ें कहीं ना कहीं हमेशा सवाल में डायरेक्टली दी होती हैं। कितनी दे रखी है भाई, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर आपको, और ये पूरा कहीं ना कहीं पर यूनिट दे रखी है, ठीक है मैं पर यूनिट ही करूंगा। डायरेक्ट मटेरियल 70 रुपये। डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो टोटलिटी में कहीं ना कहीं 45 है, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस, मैं बच्चों को एक ये भी रिकमेंडेशन देता हूँ बेटा कि जो शब्द क्वेश्चन यूज कर रहा है आप भी वही यूज कर लो। चार्जेबल एक्सपेंसेस 5 रुपये दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इन तीनों के टोटल को आप प्राइम कॉस्ट कह सकते हो, जो कि हमारे सवाल में कहीं ना कहीं दे रखा है 120 रुपये। अब आगे एक तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कहीं ना कहीं आने वाला है, जो कि मैं यहाँ पर लिख दूँ वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं करूँगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद दिस वुड बी योर वर्क्स कॉस्ट। नाउ यूज द वर्ड एज यूज्ड बाय द क्वेश्चन, वर्क्स कॉस्ट। और इसके बाद हमारा सेलिंग ओवरहेड। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में कई बार सेलिंग ओवरहेड्स को मिस कर जाते हैं, लेकिन यह वही कॉस्टिंग तो भैया नाम ही चौकन्ने रहने का है। क्वेश्चन जब P&L देखते हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस दिखता है, तो साल में सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, एडवर्टाइजमेंट करी होगी, मार्केटिंग करी होगी, तो उसका कुछ पोर्शन अपनी इस जॉब से भी तो लोगे ना, इस जॉब को थोड़ी छोड़ दोगे। सेलिंग ओवरहेड जब ऐड कर दिया जाएगा तो नाउ दिस कुड बी कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट, जिसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, तो सेल्स वैल्यू जो है इस जॉब की आ जाएगी। एक बात मैं और बोलूंगा काम करने से पहले, बच्चा बोलता है सर P&L में एक स्पेशल स्टोर्स आइटम भी लिखा है। मैं अगेन बोलूंगा बेटा उसमें वर्ड लिखा है स्पेशल, दैट मीन्स वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट हर काम की अलग अलग दी है तो है, नहीं तो नहीं है। इस जॉब में अगर अलग से होता स्पेशल स्टोर्स आइटम तो होता, नहीं है तो आप ये नहीं सोच सकते कि साल में स्पेशल स्टोर्स आइटम होंगे तो इस जॉब में भी होंगे। डायरेक्ट आइटम्स के लिए ये नहीं सोचा जा सकता। चलिए सर अब ये शेड्यूल आपका बन गया। इसके बाद हम वर्किंग नोट नंबर 1 पे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 पे कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं क्या कर रहा हूं, ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। भाई यहाँ पे अपने ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पे लेना सीधा सीधा दिख रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई बच्चा अगर कह रहा है कि पर लेबर आर कर लूं, कर सकते हो, मैं एक क्लिक करके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। अब देखिए जैसे कि मेरे 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, वाई एंड जेड। अब मेरे डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स कितने हैं, 5,000। डिपार्टमेंट एक्स के डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, 10,000। तो मेरा आंसर आ गया, यानी मेरे डिपार्टमेंट एक्स में वेजेस के 50% ओवरहेड्स दिखते हैं। बहुत ही सीधा सीधा काम था या नहीं था? मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों को एक बार समझाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कई बच्चों का ये कहना है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ये डिपार्टमेंट एक्स है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट एक्स में क्या कहते हैं,
10,000 रुपीज के वेजेस लग रहे हैं। एंड क्वेश्चन में जब हम जॉब में देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लेबरर्स का जो वेज रेट है वो 2.5 रुपए है। तो 10,000 रुपये आप अपनी लेबर को दे रहे हो 2.5 रुपए के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 ये भी निकाला जा सकता है कि मेरे डिपार्टमेंट एक्स में 4,000 आवर्स काम हो रहा होगा। तो सर आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आपके जो डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स हैं वो 4,000 मतलब उनको आवर्स के हिसाब से रिकवर कर लो। वो 4,000 घंटों के लिए है तो 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 1.25 पर आवर का रेट हो गया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो जब इनको परसेंटेज के तरीके से आप लेके चले जाओ, जैसे मेरे अपनी जॉब में बात करूं तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग नहीं बनाया, मैं शो कर देता हूं। जॉब की बात करूं तो जॉब में डिपार्टमेंट एक्स के जो वेजेस है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड है, जॉब शीट को अगर देखें तो डिपार्टमेंट एक्स में 8 घंटे काम होता है और 1 घंटे का रेट जो है वो 2.5 रुपए है। 1 घंटे का रेट जो है वो 2.5 रुपए है, यानी मेरे डिपार्टमेंट एक्स के जॉब के वेजेस हो गए 20 रुपए। अब कहीं ना कहीं हमने निकाला कि मेरे डिपार्टमेंट एक्स के जो ओवरहेड जो 50% है, यानी डिपार्टमेंट एक्स में जो आप ओवरहेड चार्ज करोगे वो 20 का 50%, यानी आप कहीं ना कहीं 10 रुपए करोगे। अगर ऐसे चले बच्चा तो भी तो सेम बात है यार। डिपार्टमेंट एक्स में 8 घंटे काम होता है, 1 घंटे का तुम 1.25 लेने की बात कर रहे हो, तो 8 इंटू 1.25 10 ही तो हो गया। प्लीज अपने कंसेप्ट क्लियर करें। मैंने आपको दोनों, अब ऑब्वियसली पेपर में कोई दोनों काम करके मत आना, बच्चे सोचेंगे सर एक काम हो जाए बहुत बड़ी बात है। मैं जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में, देखिए अभी कई बार क्या होता है क्लास में बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ सर जो आप करा रहे हो सब ठीक है, लेकिन जब बच्चा घर पे बैठता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं कर लिया। तो दोनों में सेम आंसर है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। आप बल्कि कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है ये एक लॉन्ग कट हो गया। आप पहले आर्ट्स निकाल रहे हो, फिर आर्ट्स के बेस पे रेट निकाल रहे हो। ये तो मैंने सीधा 50% निकाला, डिपार्टमेंट एक्स के वेजेस देखे 10 रुपीज हो गया। मैं कहीं ना कहीं इसको फॉलो करने वाला हूं। डिपार्टमेंट वाई में जल्दी से आते हैं भाई। डिपार्टमेंट वाई में हमारे ओवरहेड्स कितने हैं, 9,000 हैं, और 9,000 डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट वाई के जो क्या बोलते हैं वेजेस थे वो 12,000 थे, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, कहीं ना कहीं 75% इज माई क्या बोलते हैं ओवरहेड्स का रिकवरी रेट। डिपार्टमेंट जेड की बात करूं, जेड में मेरे ओवरहेड्स है 2,000 रुपये, डिपार्टमेंट जेड के जो वेजेस हैं 8,000 रुपये हैं, 8,000 का जो रेट हो गया दैट इज 25%। चलिए अब हम इसे कंटिन्यू कर दें। जो डिपार्टमेंट एक्स का काम हो गया था। डिपार्टमेंट वाई की बात करूं, भाई देखो मेरे ओवरहेड्स की रिकवरी का बेस क्या है, व्हाट बेस आई हैव फाइनलाइज वेजेस, तो वेजेस के अब वेजेस बेस तो सेम रहेगा ना। डिपार्टमेंट वाई के जॉब के वेजेस कितने हैं, 6 घंटे काम हो रहा है, 6 घंटे काम हो रहा है, 2.5 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 6 इंटू 2.5 15 रुपए का रेट हो गया। 15 रुपए का रेट हो गया। इसमें ओवरहेड्स देखा जाए, रेट आपने 75% निकाल रखा है, 15 रुपये का 75%, दिस इज 11.25। जल्दी से डिपार्टमेंट जेड के ये जो मैं अब ये मैंने पहले रेट निकाले हैं और ये मैं जॉब का काम कर रहा हूं। आई होप अब आप भाई लास्ट क्वेश्चन हो इस चैप्टर के, तो आई होप आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। डिपार्टमेंट जेड में जॉब के जो वेजेस हैं वो 4 घंटे काम हो रहा है, 4 घंटे काम हो रहा है, और 2.5 रुपए के रेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरा 10 रुपए हो जाता है। और ओवरहेड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो रेट हमने निकाला था दैट्स ऑफ 25%, तो 10 रुपए का 25% की बात करें तो ये अगेन 2.5 रुपए के ओवरहेड्स हो जाते हैं। टोटल ओवरहेड्स खासतौर पे क्या लिख रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स जॉब के, सर डिपार्टमेंट एक्स में 10 रुपीज, डिपार्टमेंट वाई के 11.25, ये देखो ये निकाल रखे हैं भाई, निकाल रखे हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी होने वाली बात तो नहीं है ना। डिपार्टमेंट जेड के 2.5, तो ये मेरा टोटल आ रहा है 23.75, 23.75। इसको मैं कुल मिला के यहाँ पर अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेके जा रहा हूँ। भाई ये ओवरहेड्स की कैलकुलेशन सबको क्लियर है ना।
अब देखिए वही है भाई, कॉस्टिंग सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन पढ़ा तब बच्चे के अगर दिमाग चल गया तो बहुत बढ़िया बात है। पूरा अब क्यों कर रहे हैं ये सीरीज, क्यों कर रहे हैं ये पढ़ाई, मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसीलिए तो कि कोशिश ये है कि पेपर में हमारे क्वेश्चन जो आए वो अगर हमने कर रखे हो तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, कर रखे हो तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो हमारे जॉब के जो ओवरहेड्स है 23.75 हो गए। वर्क्स कॉस्ट की बात करूं तो ये मेरी हो गई 143.75। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स जो किया जाए, सेलिंग ओवरहेड्स को एज परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट ले रहा हूं। अगेन बेटा क्वेश्चन देख लो, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है अपने सेलिंग ओवरहेड्स को रिकवर करने को, और स्टैंडर्ड लॉजिक भी यही है कि अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS, यहाँ पर आप उसे जो मर्जी कहें, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये वर्क्स कॉस्ट को COGS आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, मेरे सेलिंग ओवरहेड साल के 20,000 है, वर्क्स कॉस्ट मेरी 2 लाख है, इसका मतलब मेरे जो सेलिंग ओवरहेड्स हैं वो कहीं ना कहीं 10% आते हैं वर्क्स कॉस्ट के। नाउ ये कॉस्ट शीट में लगाएं तो 143.75 का 10% करूं तो दिस वुड बी 14.375। नाउ टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 143.75 प्लस 14.375, ये मेरा टोटल हो गया 158.125। अब इसमें प्रॉफिट की बात की गई थी, भाई प्रॉफिट को तो कभी मत भूलना यार, व्यापारी हो तुम लोग, व्यापारी आदमी प्रॉफिट को भूल जाता है क्या? क्या प्रॉफिट चार्ज करना है, क्वेश्चन ने बोला होगा 20% ऑन कॉस्ट। 158.25 का 20% 31.625। अब एक बार ऊपर वाले से प्रार्थना कर लें कि हमारा आंसर ठीक आ जाए, हमारा आंसर ठीक आ जाए 158.125। ये भैया 189.75 आ रहा है। एक बार देखो यार अपने नोट्स में, जवाब ठीक है क्या? 189.76। कोई बात नहीं यार, वो हमारा 75 आ रहा है, 0.01 कहाँ लेके जाओगे यार, घर ले जाओ उसको, 0.01 तुम्हारे लिए गिफ्ट। ठीक है सर, क्या आप लोगों को जॉब कॉस्टिंग अच्छे से समझ में आई? एंड इसमें होमवर्क भी था, क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कहीं ना कहीं हम अपने डाउट्स की डिस्कशन जो है उसको आराम से कर सकते हैं। पूरे प्रावधान आप लोगों के लिए किए गए हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ साथ है हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए। ठीक है जी, आप कहीं ना कहीं अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो कि हमारे को ये दिक्कत आ रही है। आप मुझे अपना जैसे मर्जी आप बात को कहीं ना कहीं कमेंट्स के जरिए, चैट के जरिए पहुंचा सकते हो। इसी के साथ सर मेरा जॉब कॉस्टिंग का टॉपिक खत्म हो रहा है, और मैंने पहले ही बोला कि अब न्यू सिलेबस में CA का बच्चा हो, CMA का बच्चा हो, ये नहीं मान सकता कि ये भैया इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे पेपर में नहीं आएगा। चलिए सर, अभी के लिए फिलहाल यहीं तक, और इसके बाद आपको अब मिलने वाला है, बड़ी खुशी की लहर आप लोगों के अंदर आनी चाहिए क्योंकि ब्रेक मिलने वाला है। और उसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर कहीं ना कहीं आई वुड बी स्टार्टिंग बैच कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज जॉब कॉस्टिंग कर लिया है, और मैं हमेशा बोलता हूं, कहीं ना कहीं हर क्लास के एंड में बोलता हूं, बेटा सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होने वाला। अपनी इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन से, अपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन से, CMA इंस्टीट्यूट में भी वर्कबुक है, और अगर आपका आने वाला पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है, MCQ प्रैक्टिस के लिए भी इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, जिन बच्चों के पेपर MCQ हैं थोड़े से, वो मेरे को अपनी रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं भेजें। मेरे पास कॉस्टिंग के बहुत सारे MCQ अवेलेबल है, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर आपको वो MCQ नोट्स जो है वो क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरी तरीके से आपकी मदद की जाएगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ सर अभी जॉब कॉस्टिंग हमारा खत्म होता है, और इसके बाद वी वुड बी स्टार्टिंग बैच कॉस्टिंग। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच गाइस।